क्या आप भी एक आईटी कंपनी या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खोलना चाह रहे हैं अभी के टाइम पे? या हो सकता है कि आप अपनी एक कंपनी चला रहे होगे कुछ 1-2 साल के अंदर। मैं 3 साल से अपनी कंपनी चला रहा हूँ वेब व्यापार सॉल्यूशंस के नाम से। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और हमारे पास 7 लोगों का इन हाउस टीम है, प्लस काफ़ी सारे कॉन्टेंट बेस्ड वर्क। और ये कंपनी चलाने से पहले मेरा 2 फील्ड स्टार्टअप था और उससे पहले मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था 4 सालों से। पैरेलली मैं जॉब भी कर रहा था एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, जहाँ पे मैं लगभग 70-80 प्रोजेक्ट को मैं एक साथ मैनेज करता था। सो ये सब एक्सपीरियंस लेने के बाद आज मैं अपने आप को वो स्टेज में मानता हूँ कि मैं आपको एज ए बड़ा भाई के जैसा मैं आपको समझा सकता हूँ कि भाई ये सारे 4 पॉइंट तुम मत करो और ये सारे 3-4 पॉइंट तुम करो। स्टार्टअप करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर चीज़ में हाथ पैर मारो। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपने आप को भी देखता हूँ ना कि जब मैंने कंपनी स्टार्ट किया था, मतलब सही में मैंने कुछ फैसला ऐसा लिया था जो उसमें मुझे लगा कि सही है, लेकिन अब जाके लगता है कि वो गलत है। लगभग 5-6 लाख का पैसा बर्बाद था और लगभग 8-9 महीने का टाइम बर्बाद हुआ होगा हमारा कम से कम। सो वो सब चीज़ अभी आप ना करें। तो ये सारे टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक टॉपिक काफ़ी डिटेल पे डिस्कस करेंगे हम लोग। और मैं आपको ये चीज़ का 100% प्रॉमिस देता हूँ कि यदि आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लेते और प्लीज़ पेन कॉपी लेकर आप बैठिए ताकि आप नोट्स बना लीजिए, मतलब ये सब का। और ये एक एक बात एकदम मेरा बात को आप ब्रह्मा जी का लकीर समझ के आप लिखिए कि सही में ये सब बात आपको फॉलो करनी होगी एकदम। जो स्टार्टअप होती है ना, एक्चुअली में आप बहुत लोगों को ये भी डाउट होता है कि स्टार्टअप क्या और बिजनेस क्या है। स्टार्टअप एज पर द DPIIT 4 चीज़ें होती है। यदि आपका ये बिजनेस ये 4 चीज़ पे मतलब एग्जिस्ट करता है, तब जाके आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप बोल सकते हैं। सबसे पहले ये भी समझते हैं हम कि स्टार्टअप बोलते किसको है। लाइक काफ़ी लोग बिजनेस कर रहे होते हैं लेकिन उनको लगता है कि वो स्टार्टअप कर रहे हैं। टेक्निकली बात करते हैं सब कुछ। आज पूरा का पूरा वीडियो केवल और केवल टेक्निकल और लॉजिकल होने वाला है। इमोशनल से आप बहुत लंबा दूर तक आप नहीं खेल पाओगे मेरे हिसाब से। यदि आप टेक्निकल और लॉजिकल बंदे हो तब जाके आप एकदम लॉन्ग रन पे आप हमेशा जीतोगे। मतलब स्टार्टअप का मतलब मेरे हिसाब से कभी लॉस हो ही नहीं सकता है। स्टार्टअप हमेशा आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। बस शर्त यह है कि आप सही में स्टार्टअप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और भी बहुत सारी पैरामीटर जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे। 4 कंडीशन, यदि आपका बिजनेस ये 4 कंडीशन फॉलो करता है तब जाके आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप बोल सकते हो। सबसे पहला, आपकी बिजनेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP या एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप की फॉर्म पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये होता है कि आपका बिजनेस 10 साल से अंदर होना चाहिए जब आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड किए हैं। तीसरा, आपका जो एनुअल टर्नओवर होता है वो 100 CR से कम होना चाहिए। एंड चौथा, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर 3 पॉइंट्स आता है। यदि आप तीनों में कोई भी एक जगह में भी आप लाइज करते हैं तब आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप बोल सकते हैं। पहला, आप कोई भी इनोवेटिव चीज़ कर रहे हैं। दूसरा, आप एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आपका प्रोडक्ट हो या कुछ सर्विसेज हो या आपका जो प्रोसेस होता है डिलीवरिंग करने का, उसमें कुछ ना कुछ अलग हो, मतलब कुछ यूनिक हो। और तीसरा पॉइंट, आप नॉर्मली कोई काम कर रहे हैं लेकिन उससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हो सकता है या आप एक वेल्थ क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि जब ये ओला आया था इंडिया में, ओला एक्चुअली में कुछ भी ज़्यादा इनोवेट नहीं किया। वंस यू कंपेयर इट विथ उबर, बिल्कुल एक कॉपी पेस्ट टाइप की बिजनेस चलाया गया। लेकिन जब ये चला तो काफ़ी लोगों को जॉब मिलना शुरू हो गया। मतलब आप खुद सोचो कि ये जब ये चल रहा है तो कितना लोग टैक्सी ड्राइवर है जो ये सब के बिना उतना ज़्यादा उनका सेल्स नहीं आता था। अब ये सब के प्लेटफॉर्म के थ्रू, ऑल्दो प्लेटफॉर्म कमीशन भी खाते हैं, लेकिन आप ओवरऑल देखोगे ना तो वो अल्टीमेटली लोगों को, मतलब टैक्सी ड्राइवर को नंबर ऑफ इनकम ज़्यादा ही जनरेट करके दे रहे कंपेयर टू जो नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से चलता था। कहाँ वो लोग मतलब रोड में भटक भटक के कस्टमर उठाए गए। ऐप बुक हुआ, टैक्सी वहाँ पे चला गया सीधा और कस्टमर को ले गया। वेटिंग पीरियड कम हो गया। जब वेटिंग पीरियड कम हो रहा है तो कमीशन कम
के बाद भी, क्योंकि नंबर ऑफ वॉल्यूम्स हमारा ज़्यादा है ट्रिप का, तो अल्टीमेटली उनका पैसा बढ़ जा रहा है और देश को भी काफ़ी ज़्यादा पैसा वो लोग एज ए टैक्स में पे करते हैं। तो वो स्टार्टअप है। अब मैं रैपिडो की बात करूँ, रैपिडो एक बिल्कुल एक नया कंसेप्ट के साथ आया था कि बाइक को भी एज ए टैक्सी के जैसा यूज किया जा सकता है। सो अलग अलग चीज़ है, कोई भी स्टार्टअप कब स्टार्टअप है वो डिपेंड करता है ये सारे चीज़ पर, एज पर द DPIIT इंडिया के हिसाब से। और ये स्टार्टअप का जर्नी, जैसे मैंने नाम दिया, ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और एक हार्ड जर्नी होने वाली है। सो यदि आप सोच रहे कि आप अभी आने वाले और तुरंत का तुरंत कुछ कमाल हो जाएगा, तो तुरंत कमाल नहीं होने वाला है मेरे भाई। 3 साल से हम लोग मतलब पैसा भी कमा रहे हैं हम लोग यहाँ पे अपने व्यापार सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन हम लोग अपना एक प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ अपनी कहानी सेकेंड स्टेज में कि कैसे मैंने ये कंपनी स्टार्ट किया था, मेरा खुद का स्टोरी क्या था। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाला है यहाँ से। और मेरा एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना है, मतलब चाहे आप एक कोई भी जॉब करो, चाहे आप सरकारी जॉब करो या प्राइवेट में जॉब करो, या आप बिजनेस चलाओ या अपना कोई स्टार्टअप चलाओ या कोई भी काम करो अलग से, लाइक अपना कोई एक फ्रीलांसिंग ले सकते हो, सिंगर, स्पोर्ट्स में जाना, मैटर केवल 3 चीज़ करता है। 3 चीज़, ये मेरा फिलॉसफी है। सबसे पहला, आप जो भी करते हो क्या आपको उससे खुशी मिलता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये बोलने से खुशी मिलता है तो मैं केवल ये बोलता भी रहूँगा और मुझे बहुत एक बेयर मिनिमम पैसा मिले कि जिससे मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ, तो मेरा लाइफ हमेशा से खुशी में ही बीतने वाला है, इसमें नो डाउट है। ये हो गया सेल्फ को कंसर्न, मतलब सेल्फ को रखते हुए मुझे क्या खुशी मिल रहा है उसके हिसाब से करियर चूज करना, डैट इज़ 1। सेकेंड ये होता है जब आप अपने फैमिली को देखते हो। यदि मेरा एक ऐसा लड़की से शादी होता है जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, या मेरे पापा मम्मी जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, सो यदि मेरे को केवल ये बोलने से ही खुशी मिलता, मैं वापस से इसी कंडीशन पे जाता हूँ, लेकिन मुझे इससे पैसा उतना ही मिल रहा है कि जिससे मैं अपने आप को सर्वाइव कर सकूँ, लेकिन मैं अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं दे पा रहा हूँ, तो फिर मेरा ये काम करने से मेरा फैमिली खुश तो रहे। उनका तो अलग अलग लाइफ स्टाइल है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट भी है। तो वैसे केस में कभी कभार आपको एक ऐसा पाथ चूज करना पड़ेगा जो फैमिली वाली चीज़ भी खुश रहे आपसे। सो ये होता है आपका फैमिली लेवल को सेटिस्फाइड करने के ऊपर करियर चूज करना। और थर्ड होता है नेशन को सेंटर बनाकर अपना करियर चूज करना। मैं एग्जाम्पल के लिए बात करता हूँ, ये बात थोड़ा सा अलग टाइप की है, मतलब मे भी काफ़ी लोगों को ये बात हर्ट भी हो सकता है, लेकिन ये बात एक्चुअली में सच बात है। आप सोचो कि आज मैं इंडिया की बात करूं और एक पाकिस्तान की बात करूं और एक अमेरिका की बात करूं, तीनों में कोई डिफरेंस क्या है। मतलब देश इंडिया एक मिडिल टाइप में जो ग्रो हो रहा है, पाकिस्तान बिल्कुल ही खराब हो चुका है और तो डूब ही जाएगा मेरे हिसाब से, और अमेरिका हमेशा से आगे क्यों है। ये चीज़ को मैं दूसरी वे में ले जाऊँ, अभी इंडिया के हिसाब से जितना आर्मी होनी चाहिए उससे हम पीछे हैं, जितना पुलिस होनी चाहिए उनसे हम पीछे हैं, जितनी डॉक्टर होनी चाहिए हम उनसे भी पीछे हैं। सो जितनी भी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है इंडिया के अंदर एज पर द लाइक सिटीजन्स, लाइक अमेरिका में देखोगे तो मान के चलो कि 200 लोग में एक डॉक्टर लगता है, इंडिया में 2000 के ऊपर एक डॉक्टर मिलता है। तो डॉक्टर ज़्यादा चाहिए, आर्मी ज़्यादा चाहिए, हर प्रोफेशन इंडिया में ज़्यादा चाहिए, और दूसरे साइड इंडिया में लोग भी इतना ज़्यादा है। तो फिर आप कभी सोचते हो फिर ये सब इतना ज़्यादा गैप क्यों हो रहा है। इसका सिंपल सा वजह है पैसा। आज इंडिया के पास जो पैसा आता है, जो बजटिंग आता है, वो बहुत सारी चीज़ों पे लगता है। और कोई भी देश कमाता कैसे है मेरे भाई, 2 चीज़ से, एक तो टैक्स आ रही है। देखो एक दुबई जैसा कंट्री है जहाँ पे टूरिज्म से ही पैसा बहुत जनरेट हो रहा है, लेकिन मैं बाकी देश की बात करूँ जैसे कि इंडिया, यूएसए, ये सारे कंट्री में टैक्स के बलबूते ही देश चल रहा है। मतलब कि यदि मेरा ये बिजनेस चल रहा है और मैं यदि 1 करोड़ का धंधा किया, 1 करोड़ में मेरा जीएसटी 18 लाख का चला गया, और यदि 1 करोड़ में मेरा 5 लाख का प्रॉफिट होता है, फिर वो 5 लाख के ऊपर मेरा प्रॉफिट वाला भी टैक्स जाएगा देश के अंदर, प्लस जितने लोग मेरे अंदर काम करते हैं वो भी अपना इनकम टैक्स देंगे।
और वो लोग यदि कहीं पर भी जाके कोई परचेस करते हैं देन उनका भी जीएसटी लगने वाला है। सो आप ये पूरा चीज़ को देखोगे, जो बिजनेस ऑनर है अल्टीमेटली वही, उन्हीं के कारण ही देश के पास टैक्सेस आ रही है। सो यदि इंडिया में ज़्यादा नंबर ऑफ बिजनेसेस होगा जो देश को एक ईमानदारी से एक पैसा देगा, तो देश अपने आप ग्रो हो जाएगा और वो पैसा बहुत जगह सर्कुलेट हो सकता है, जैसे कि और ज़्यादा आर्मी मैन मिल सकता है, और ज़्यादा पुलिस मिल सकता है, ये सारी चीज़ें। तो मेरे हिसाब से क्या लगता है ना कि यदि आप देश को सोच कर स्टार्टअप कर रहे हैं तो ये एक्चुअली में काफ़ी एक पॉजिटिव माइंडसेट है। मतलब कि मेरे पास दो रास्ता हो सकता है, मान के चलो कि मेरे को एक आर्मी मैन बनना है, ठीक है, और या मेरे को एक डॉक्टर बनना है, या मेरे को अपना एक बिजनेस चलाना है। तो यदि मैं देश का सोचूंगा हमेशा, तो मैं दो पैरामीटर देखूंगा। सबसे पहला, बिजनेस करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए एक सर्टेन कैपिटल और बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो मैं आगे बात करता हूँ। यदि मेरे अंदर वो चीज़ है तब जाके मैं स्टार्टअप चूज करने वाला हूँ। डैट इज पॉइंट नंबर 1। नहीं तो मुझे यदि और ज़्यादा मास लेवल पे कुछ इम्पैक्ट करना है, आप सोचो कि ये कोई एक आईएएस ऑफिसर पकड़ो, आपको भी पता है कि 10 में से 8 लोग अच्छे से काम नहीं करते, लेकिन जो अच्छे से काम करते वो जिस लेवल पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं देश के अंदर, उतना कोई बिजनेस ओनर नहीं डाल पाएगा मेरे भाई। तो यदि आप उस लेवल का इम्पैक्ट डालना चाह रहे हैं, मतलब दिन रात 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा ईमानदारी से काम करते हुए, बिना कोई घूस लेकर काम करते हुए, तब जाके आप आर्मी, एक अच्छे डॉक्टर, क्योंकि कितना लोगों का तो फ्री में इलाज मिलता ही नहीं है। आप सरकारी जाओ तो सरकारी जैसा ही है, मतलब आप कितना अच्छा चले जाओ वहाँ पे, डॉक्टर अच्छे हैं लेकिन लोग तभी प्राइवेट जाना चाह रहा है, और प्राइवेट में दिखाने का ही 800-1000 रुपये लग जाता है। किस बात का 800-1000 रुपये लग रहा है मेरे भाई? आप केवल 2 मिनट के पेशेंट से बात कर रहे हो, 1000 रुपये लग रहा है। अब यही मार्केट प्राइस हो गया, हर डॉक्टर अपना अपना प्राइस ले रहा है। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ कि मतलब सही में उनके पास 800 दिन का ही कमा रहा है, वो 800 कहाँ से देगा? तो यदि आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं जो मतलब एक कम कॉस्ट में ही काम करना चाह रहे हैं, तब जाके बिल्कुल भाई मैं आज जोड़ के बोलता हूँ कि आप डॉक्टर ही बने। लेकिन यदि आपको एक एवरेज जैसा ही ज़िंदगी निभाना है, मतलब कि वही सब करते हुए, लाइक मेरा सब दोस्त इतना पैसा कमा रहा है डॉक्टर से या आईएएस से, चलो घूस ही ले लेता हूँ मैं, तो ठीक है, जाओ उसी फील्ड में तुम जाके काम करो। लेकिन यदि आप थोड़ा भी कंसर्न है, यदि मैं अपनी बात करूं, कैसे मैं हमेशा से एथलीट था, मेरे को हमेशा एक आर्मी में जाना था, रनिंग, मतलब मुझे बहुत शौक था और देश के लिए कुछ करना था। और मेरा माइंड कैसे चला था मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं देखा था कि 2.5 लाख के आसपास आर्मी में एंट्री होता है हर साल का। फिर मैं ये सोचा कि लोग तो काफ़ी अप्लाई करते हैं, तो यदि मैं नहीं भी जाऊँ तो ऐसा नहीं कि वो कोई वैकेंसी खाली हो जाएगा। देश को 2.5 लाख आर्मी का जरूरत है, मिहिर आर्मी में आ रहा है इसका कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा लाइन मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी लोग जो आईएएस या कोई भी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, आप जाओ या ना जाओ, आप मर जाओ, कुछ भी हो जाए, देश को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे भाई। कितना लाखों लोग एग्जाम दे रहे हैं उस चीज़ के अंदर। तो देश को वो सीट से मतलब है कि एक अच्छा आदमी उस सीट्स में बैठे, आप ही बैठे इसका कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स कि वो एक फिक्स चीज़ है, मतलब आपका होने ना होने से फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जा रहे हैं तब आपका होने से फर्क पड़ रहा है, वो भी आपका सीट के कारण। लेकिन बिजनेस में ये चीज़ नहीं है। बिजनेस में कोई आपको एक फोर्स तरीके से पुश नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे मैं खुद से अपना जो भी करियर या जो भी चीज़ मेरा संघर्ष था वो चीज़ मैं शुरू करके स्टार्टअप किया हो। अभी मैं 8 लोगों को मैं पैसा देता हूँ, उनका घर चलता है, मतलब ये मेरे कारण। ऑल्दो मैं ये अपनी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये सच बात है। ये चीज़ यदि मैं ये इम्पैक्ट सोच कर मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, तब जाके मेरा स्टार्टअप करना बिल्कुल सही है कंपेयर टू वो सारे लोग। तो इम्पैक्ट तो डिपेंड कर रहा है एक तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस मेरे को देखते हुए आगे जनरेशन क्या कर रहा है। बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब ये बात को आगे नहीं बढ़ाते, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं कि अब मैं आपको कुछ एक शॉर्ट में ही मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ और विपास सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट कब किया था और कैसे किया था, क्या पर्पस था। मैं आपको अपना एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ, ठीक है। मेरा ना जो लाइफ बीता है बचपन से लेकर अभी तक, वो बहुत ज़्यादा अप डाउन पे बीता है।
मतलब मैं कोई एक बेवकूफ़ बच्चा था, ना मैं कोई तेज बच्चा था, ना मैं कोई मिड में था। मैं हमेशा से ऐसे ऐसे वैरी किया हूँ। मेरा पाथ कभी टॉप कभी लो, कभी टॉप कभी लो, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अनयूजुअल टाइप का मेरा एक बिहेवियर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं तो 2 क्लास में फेल हो गया था पहली बात तो। मतलब मेरा मेरा तो लगभग 6 क्लास था, कभी 33 लाना ही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता था। और मेरा एक एवरेज परसेंटेज केवल 35% इतना ही आता था मेरा। अच्छे से मुझे याद है जब मैं 7 क्लास में था, लाइक मेरे पापा एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो हम लोग का कॉलोनी रहता था वहाँ पे, जहाँ पे सारे ऑफिसर के बच्चे लोग रहते थे। और वहाँ पे लगभग हम लोग का 6-7 लोग का मतलब एक ग्रुप टाइप में था, ठीक है। तो काफ़ी लोग का परसेंटेज, इनफैक्ट सारे लोगों का परसेंटेज काफ़ी अच्छा आता था। एक टाइम हमारा स्कूल कैसे डीएवी खिलाड़ी था, ठीक है। तो वहाँ पे एग्जीबिशन लगता था, साइंस एग्जीबिशन हर साल। तो उसमें कभी साइंस एग्जीबिशन में बनाना पड़ता था, और काफ़ी लोग क्या करते थे, कुछ स्टॉल भी खोल लेते थे, मतलब कुछ अलग अलग चीज़ का। तो मैं तो लगभग हर बार स्टॉल ही खोला हूँ। मतलब वो ख़राब नहीं है, लेकिन मेरे को साइंस एग्जीबिशन से बहुत डर लगता था। डर इन द सेंस कि वहाँ पे क्या होता था ना कि सब अपना एग्जीबिशन लेकर मतलब एक रो में सब बैठता था, और इधर से टीचर और फिर पेरेंट्स आते थे, और हम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता था। और मेरा तो बोलने में हमेशा से फट जाता था, मतलब कि मैं बोल ही नहीं पाता था, ना इंग्लिश अच्छा ना हिंदी अच्छा। कॉन्फिडेंस का तो एकदम क्या बोलूँ, मतलब मैं आपको पूरा जीरो, फुल जीरो मार्क्स के कारण पूरा जीरो हो गया था कॉन्फिडेंस। तो एक बार तो मेरी मम्मी भी आई थी वहाँ पे, और मेरा कॉलोनी में एक दोस्त था मेरा, वो काफ़ी अच्छा बोलता था, मतलब आज भी वो आईआईटी निकाला है, काफ़ी अच्छा लड़का है, मेरा बहुत क्लोज दोस्त भी है। तो हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। तो वो लड़का एक्चुअली में तेज़ था, लाइक हम लोग जब 7 में थे तो वो 9-10 का वो नॉलेज वो 7th में ही वो रखता था। तो हम लोग एक साथ दे रहे थे, मतलब तो मेरी मम्मी आई और मेरी दोस्त की मम्मी आई एज ए साथ। तो मैं अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी आप ज़रा सा चले जाइए, ठीक है, साइड से बोला। तो और उधर मेरा दोस्त अपनी मम्मी को बुला के बोलता, आइए मम्मी मैं आपको एक प्रेजेंट करता हूँ। ये बात इतना ज़्यादा मेरा दिल में चुभा था उस समय कि मिहिर कुछ ना कुछ तो तुमको उखाड़ना है ज़िंदगी के अंदर। ये एकदम दिमाग में मेरा था कि कुछ ना कुछ तो करना ही करना है, ऐसा चीज़ से साथ में कब तक जियो। मतलब एक तो मेरा ये लाइफ स्टाइल चल रहा था स्कूल पे, लेकिन जब मैं शाम में जब अपना मैं कॉलोनी आता था, जब कोई हम लोग शाम में गेम खेलते थे, अलग अलग गेम, कैसे साइकिलिंग करते थे, साइकिल में रेस करते थे, क्रिकेट खेलते थे, मैं वहाँ पे हमेशा से मैं एक लीडर रहा हूँ, हमेशा से। मतलब साइकिल में हमारा क्या होता है ना, देखो हम लोग ना 8 लोग थे, और 8 लोग में 2 ग्रुप बनता था, एक में अकेला और एक वो 7 लोग अकेला। तो हमारा जब मैं साइकिल चलाता थी और इधर का साइकिल का आगे का चक्का और मेरा साइकिल का पीछे का चक्का यदि वो आसपास में टच हो जाता है तब जाके मैं आउट हो जाऊँगा। और ऐसे में भागता था, वो 7 लोग मुझे एक साथ पीछा करते थे। और इधर में जब मैं पकड़ा जाता था लगभग आधा घंटा में बच जाता था, इतना बड़ा ग्राउंड था और मैं काफ़ी तेज़ चलाता था। और उधर जब मैं उनको पकड़ता था फिर मैं 15-20 मिनट के अंदर ही मैं वो 7 लोग को पकड़ लेता था। तो मुझे स्पोर्ट्स कारण थोड़ा सा तो इज्जत मिल रहा था वहाँ पर, लेकिन पढ़ाई कारण यहाँ पे ख़राब था। फिर मेरे को ट्रिगर हुआ 7 क्लास की बात है वापस से कि कुछ ना कुछ तो उखाड़ना है। फिर मैंने मैथ में पहली बार पढ़ना शुरू किया, और जब मैं पढ़ा 7th में सीधा 35 मैथ में लेकर सीधा घिस के लाया 97। वो एक इंसिडेंट था जब टीचर ने उठाया 90+ का, तो उसमें सबसे पहला हाईएस्ट मार्क्स मेरा आया था 97, सेकेंड मेरा दोस्त का 95, फिर मेरा दोस्त का 93। सो वो एक कॉन्फिडेंस मिला, मतलब कि मिहिर तुम उतना बोका लड़का भी नहीं है मेरे भाई, बस दिमाग का खेल है, पढ़ेगा तुम उखाड़ देगा, नहीं पढ़ेगा देन कोई बात नहीं। तो वो एक चीज़ लगा। 8 क्लास से वापस से वही हाल हो गया कि नहीं पढ़ा मैं, लेकिन अब 35 नहीं आया, 45, 55 उसी का रेंज में मैं रुक गया। और ये सब 10 की बात था। 11th में फिर मेरा कुछ पता नहीं क्या अंदर से आया, डिप्टी हेड बॉय बन गया अपने स्कूल का और क्लास मॉनिटर भी, और क्लास में टॉप आने लगा 11th क्लास तक। और जैसे जब 12th आया फिर मैंने अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना दोस्त के साथ आवारागर्दी, घूमना, क्रिकेट खेलना, यही सारी चीज़ पे फिर मैं भटक गया, जिसके कारण मैंने 12th पढ़ा नहीं। फिर मैंने कोटा गया, कोटा में IIT का तैयार करने गया, और मुझे अच्छे से याद है वहाँ पे हमारा 360 का मार्क्स आता था जेई में।
तो जब मैं शुरुआत में जब मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, एक दो एग्ज़ाम पे मेरा 260 के आसपास नंबर आ रहा था इंटरनली। रेजोनेंस में पढ़ता था, मुझे अच्छे से याद है। उसके बाद पता नहीं मुझे लगा कि मेरा तो आईटी होना ही होना है। फिर जाके हम लोग एक दिन का 2-2 मूवी देखना शुरू कर दिए, और अभी तक मैंने इतना मूवी नहीं देखा है जितना मैंने कोटा में मूवी देखा है। उसके बाद फिर मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ, हेरिटेज कॉलेज, जहाँ पे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। वो कॉलेज में भी मैंने आई थिंक मेरा टोटल एवरेज अटेंडेंस केवल 35% ही रहा है। हमारा कॉलेज ऐसा था कि जहाँ पे फाइनल सेमेस्टर बैठने के लिए आपको अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी ज़्यादा, लेकिन जो इंटरनल एग्ज़ाम बैठने के लिए आपको 75% अटेंडेंस चाहिए होता है। तो मैंने आई थिंक पूरा 4 साल में आई थिंक मुश्किल से 6-7 ही पेपर का इंटरनल एग्जामिनेशन दिया है। मैं तभी देखा था कि तभी मेरा ये 7.3 CGPA मेरा तभी मेंटेन हो जाता था। तो ये भी चीज़ काफ़ी अच्छा लगा था मुझे कि मतलब कम पढ़ने के बाद भी मेरा CGPA तो मेंटेन हो रहा है, तो मैं काहे फालतू का मतलब मैं 8-9 CGPA पे मेहनत करूँ। और मैं कॉलेज पे मेरा इतना कॉमन सेंस डेवलप हो चुका था कि ये सारे जो पढ़ाई लिखाई ये जॉब करना है, मेरे को ये सब में नहीं पढ़ना है मेरे भाई, कुछ अलग उखाड़ना है। क्या उखाड़ना है वो नहीं पता था, कुछ ना कुछ अलग करना है। ये चीज़ मेरा एकदम अगला मंथ में ही, मतलब अगला साल में ही मेरा ये फाइनल हो चुका था। अगेन क्या करना है वो नहीं पता है, जिसके कारण मैंने हर चीज़ पे हाथ पैर मारा है। कैसे मैं मैकेनिकल पे था तो फिर मैंने रोबोटिक्स सीखा, फिर मैंने ये एम्बेडेड सी लैंग्वेज सीखा, IoT सीखा। फिर हमारे कॉलेज में क्या होता था कि समर वेकेशन, विंटर वेकेशन पे आई थिंक मैं पूरा अपना कॉलेज पे कभी घर ही नहीं आया हूँ, एक बार आया होगा शायद। बाकी 7 महीना जो ब्रेक हुआ है हमारा, उसमें मैं हमेशा से कोई ना कोई मैं ट्रेनिंग ले रहा था। और हमारे मैकेनिकल पे 2 बार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता था, लाइक कंपलसरी होता था, और मैंने अभी तक टोटल 5 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है। मुझे ना अलग अलग चीज़ नॉलेज ग्रहण करने में बहुत मज़ा आता था। हमेशा से प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना है। लैब में भी मैं हमेशा 5-6 घंटा रहूँगा, और मैं हमेशा से एक मूडी आदमी था। मतलब यदि आज मुझे कॉलेज आने की इच्छा नहीं है, मतलब नहीं इच्छा है, चाहे आज फाइनल एग्ज़ाम भी हो तभी मैं नहीं जाऊँगा। इस टाइप का मेंटेलिटी से मैं हमेशा रहा हूँ। ऑल्दो ये अच्छी मेंटेलिटी नहीं है, लेकिन जो भी है ये मेरा मेंटेलिटी था। सो ये सब कहानी है। उसके बाद फिर मेरा जॉब लगा वहाँ से। कोरोना आ गया था हमारा लास्ट ईयर में, तो फिर मेरा जॉब लगा, ऑनलाइन ही जॉब लगा। वो जॉब काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो करके। शुरुआत में ही इतना अच्छा लगा कि मैंने अपना प्लेसमेंट जो ड्राइव होता है वहाँ पे मैंने बैठा ही नहीं। तो यहाँ भी एक सीखने वाली बात है, यदि आपको अपना पैसन जो भी अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ उसको मत छोड़ो। जो अच्छा लग रहा है उसमें लग जाओ मेरे भाई। यदि आज आप अमीर नहीं बन रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 4 साल के बाद बन जाओ, क्या लेना देना है। दुनिया कोई नहीं देखता है कि आप अभी अमीर हो या बाद में अमीर हो। जब भी अमीर हो बहुत तगड़ा अमीर हो, इतना अमीर हो कि आज यदि आपको कहीं घूमना है फॉरेन टूर, या आज आपको यदि कोई BMW का कार लेना है, तो आपको उतना ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ जा रहा है। यदि इस लेवल का यदि आप पैसा जनरेट कर पा रहे हो, कंसिडरिंग सो मैनी थिंग्स, अदर चीज़ जो मैं आपको बात करने वाला हूँ, तब जाके आप यदि इस टाइप पर लाइफ स्टाइल थोड़ा टाइम के बाद भी ला रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना करेंट फिजिकल स्ट्रेंथ जो होता है, इंडोरेंस होता है, वो सबको मैनेज करो, जिम जाओ, रनिंग करो। सो ये सब चीज़ के मैंने फिर अपना कंपनी खोला था, व्यापार सॉल्यूशन। ये लगभग 2023 की बात है। तो वहाँ पे मैंने कंपनी खोला था। वहाँ पे ज़्यादा नॉलेज था नहीं हमारा। कंपनी खोलने से पहले क्या था ना कि देखो, मैंने एक कंपनी में जॉब करता था मैं, जो मैंने आपको बात किया स्टार्टअप में। तो मैंने अपना प्लानिंग बना लिया था कि मुझे अब ये जॉब छोड़ना ही छोड़ना है। सो वो कंपनी में मेरे एक और लड़का था, हम दोनों मिलके प्लानिंग किए थे कि हम दोनों मिलके जॉब छोड़ेंगे और अब कुछ अपना स्टार्टअप करेंगे। 360 देखो करके नाम रखा था वो कंपनी का, वो स्टार्टअप का बेसिकली, जहाँ पे हम अलग अलग इंस्टीट्यूशन का या कोई अलग अलग हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट, ये सब का हम लोग वर्चुअल टूर बनाएंगे। सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारा था पूरा का पूरा। तो वो समय लगभग मैंने 30-40 हज़ार इन्वेस्ट करके खुद का सॉफ्टवेयर बनाया था, और कुछ फिजिकल चीज़ लिया था, जैसे ट्राइपॉड हो गया, कैमरा हो गया, कुछ बेसिक सेटअप मैंने लिया था।
और हम और वो लड़का सेम कंपनी में काम करते थे। हम लोग मिल के लिए थे कि पहले मैं जॉब छोड़ता हूँ, रिजाइन मारता हूँ, 15 दिन के बाद तुम रिजाइन मार देना। मैंने रिजाइन मार दिया और उसने रिजाइन नहीं मारा। तो पहला बार मेरे को वो झटका लगा था कि करूँ क्या, मतलब मैं मेरा जॉब क्योंकि था ऑनलाइन और घर में मैंने बोल दिया था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ काम करने के लिए। तो पहला बार मैं सही में मैं रोया था। मैं ऐसा लड़का हूँ, मैं कभी रोता नहीं हूँ, मतलब ऐसे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट टाइम मैंने रोया था, सही में रोया था कि डर लग रहा था एक्चुअली में। मतलब एक्चुअली में जो डर होता है ना वो मैंने फील किया था कि मतलब हेल्पलेस टाइप में, कैसे बोलूँ, मतलब कि सोल नहीं है मेरे अंदर या डर है मैं अकेले क्या करूँ। क्योंकि उस समय तक मैं हमेशा मैं सेल्स से भागता था हमेशा, कि मेरे को हमेशा जब मेरा जॉब भी था ना स्टार्टअप में, वहाँ पे मेरा काम ऑपरेशन ओरिएंटेड रहता था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में रहता था, सेल्स में नहीं। सेल्स में बहुत दूर भागता था। तो वो एक डर था बहुत ज़्यादा, जब वो मेरा बहुत जिगर का दोस्त टाइप में वो था मेरे लिए। लेकिन खैर जो बात था उसका पर्सनल रीज़न या घर का प्रॉब्लम मैं मान सकता हूँ। मैंने कभी लड़ाई नहीं किया उनसे ये सब बोल के कि आज भी मैं उनसे कांटेक्ट पे रहता हूँ। तो ठीक है मेरे भाई, तुम मत करो, उसको मैंने बोला, लेकिन मैं जॉब नहीं करूँगा, ये कंफर्म है। वो समय मेरे पास 25,000 का जॉब था, मैं आपको बता रहा हूँ, और प्लस मुझे कुछ अलग अलग फ्रीलांसिंग में कर रहा था जॉब के अंदर ही, मतलब उसी कंपनी के अंदर कुछ प्रोडक्ट सेल करना, उसी कंपनी में जाकर खुद का अपना एक सेल्स टीम बनाना। लेकिन मैं खुद डायरेक्ट सेल्स नहीं करता था क्लाइंट के साथ, लेकिन काम करता था ये सब चीज़ भी खुद का, तो उससे भी कुछ अलग अलग पैसा मेरे पास आ जाता था। तो फिर मैंने देखने के लिए यदि मैं जॉब छोड़ देता हूँ क्या मेरे अंदर एक्चुअली में कैपेबिलिटी है भी, या मैं बस वो गलती से वो जॉब मुझे मिल गया 25,000 का भी। तो फिर मैंने 3-4 जगह जॉब में अप्लाई किया नौकरी के थ्रू, और 4 जगह में मुझे 3 जगह से कॉल आया, एक जगह मुझे जॉब मिल गया था 65,000 का। तो तब मुझे लगा कि मिहिर तुमको जॉब मिल सकता है, ठीक है। तभी सेफ साइड के लिए मैंने उस समय मैंने एक ऑनलाइन MBA शुरू किया था मणिपाल यूनिवर्सिटी से। आज मेरा MBA कंप्लीट हो चुका है। 2 साल पहले MBA मैंने स्टार्ट किया था। उसका कोर पर्पस इतना था कि मुझे नहीं पता था कि मेरा व्यापार सॉल्यूशन 100% सक्सेसफुल करने वाला है। तो यदि नहीं करता तब मेरे पास कुछ तो बैकअप प्लान हो, तब जाके मैंने फिर वो एक MBA डिग्री स्टार्ट किया था। जाके मुझे नहीं पढ़ना था, ये तो मैं 100% कन्फर्म था कि मेरे को जाके MBA नहीं करना है। इसके पीछे भी वजह है कि मुझे इंडिया में MBA मतलब कोई सेंस नहीं बनाता है मेरे भाई। 1-2 कंडीशन जहाँ पे MBA सेंस बनाता है, मैं इस पर भी डिस्कस कर लेता हूँ अभी लगे हाथ। देखो, यदि आपको जॉब में ही स्विच करना है, यदि मैं बात करूँ, यदि आप कोई भी एक मैनेजमेंट बैकग्राउंड से पाते हो, या कोई भी आप जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है, मैं कहीं जॉब करता हूँ, यदि मुझे उसी कंपनी में थोड़ा सा मैनेजमेंट टाइप की चीज़ चाहिए, तब जाके आप MBA कर लो, फिर वहाँ से स्विच करके आप एक मैनेजमेंट लाइन पे जा सकते हो। तो आपका जो भी सैलरी होता है वो 2x हो जाता है। तो जो भी आपका MBA में टाइम और मनी का इन्वेस्टमेंट लगता है वो आप इजीली रिकवर कर सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 6 ईयर्स। यदि आपका ऐसा माइंडसेट है तब जाके कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें ठीक है ना, पैसा बढ़ रहा है, जॉब करना है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, करो ये चीज़ें। तो वो चीज़ के लिए यदि MBA करना इज़ ए गुड ऑप्शन। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि आप MBA करके आप कुछ सीख लोगे मेरे भाई, तो ना 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 ना, कुछ लर्निंग नहीं है भाई। हाँ, यदि आप कॉलेज में पढ़ाई की हो और बस आँख बंद करके बस ऐसे ऐसे पढ़ाई की हो, आगे पीछे कुछ नहीं देखना, बस पढ़ाई की हो और सीधा एक कदम, जैसे मतलब BTech या जो भी चीज़ आपका कंप्लीट हुआ और सीधा आपने लैंड कर गया MBA में, तब लगेगा अरे वाह ये हम पढ़ रहे अकाउंटिंग, अरे वाह ये हम पढ़ रहे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तब वो सब का वैल्यू आपको लगता है। लेकिन जब मेरे जैसा बंदा जब कॉलेज में इतना चीज़ उखाड़ रहा था, मैंने बहुत चीज़ मैंने किया था कॉलेज के अंदर। लाइक अपने कॉलेज को हीरो मोटर कैंपस चैलेंज होता है, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं अपने कॉलेज को टॉप 30 नेशनलिस्ट में रिप्रेजेंट किया था। मुझे अपना कॉलेज से फंडिंग मिला था एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने किया है, मतलब अलग अलग चीज़ें अचीवमेंट टाइप में। तो मैं तो दुनिया ऑलरेडी देख रहा था, मतलब ऐसा नहीं है। और प्लस जॉब किया तो मेरा जॉब का रोल भी क्या था, एकदम वाइड टाइप में। एक चीज़ ये भी है कि यदि आप अपना कॉलेज कंप्लीट करते हो ना, तो
एक्सपीरियंस भी लेना है, यदि आपका फादर का कोई बिजनेस नहीं है और आपको स्टार्टअप ही करना है, क्योंकि ये वीडियो का पर्पस ही वही है स्टार्टअप करने के लिए, तो सबसे पहले शुरुआत में ऐसी कंपनी में जॉब एक्चुअली में करके देखो। वहाँ पे पैसा मत देखो, स्टार्टअप ज्वाइन करो। स्टार्टअप वो स्टार्टअप नहीं जो मैं आपको शुरुआत में डिफरेंशन दिया था, जिसमें 100 करोड़ के नीचे का टर्नओवर है, मुश्किल से 5 करोड़ के नीचे टर्नओवर है या 1 करोड़ के नीचे टर्नओवर है, ऐसी कंपनी में जाओ। जो कंपनी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ पे जो आपको सीखने को मिल सकता है, मतलब पूरा ही बिगिनर कंपनी नहीं, बिगिनिंग कंपनी नहीं, थोड़ा सा मिड टाइप में जो लगभग 1-2 करोड़ का सेल्स में है, वहाँ पे जो सीखने को मिल सकता है आपको, वो कहीं नहीं है मेरे भाई, कहीं भी नहीं। एक नॉन फंडेड कंपनी में ज्वाइन करो आप, और वहाँ पे अपने आप को एक वाटर के जैसा प्रेजेंट करो कि मैं किसी भी चीज़ में ढल जाऊँगा या ढल जाऊँगी। मतलब कि मैं सेल्स भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं ऑपरेशन भी मैनेज कर सकता हूँ, मैं हायरिंग भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप बस मेरे को काम दो। ये एक मेंटेलिटी है जो आपके अंदर होनी चाहिए जॉब के अंदर, बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ही ज़्यादा। ये सब के अलावा चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है समझना। हाँ, मैं तो भूल गया कहाँ पे मैं बात कर रहा था। हाँ, अब बात करते वापस से। एमबीए जो आपका कोई भी फॉरेन कंट्री में होती है, वहाँ पे क्या होती है ना, 2-3 पैरामीटर होती है जिसके कारण वहाँ का एमबीए असलियत में काफ़ी एक बेनिफिशियल चीज़ है। जैसे कि वहाँ पे एक नियम है कि आप कोई भी बीटेक या कोई भी आपका होता है तो आप डायरेक्ट एमबीए आप नहीं कर सकते हो, यू मस्ट हैव एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। आपका कोई 3 साल का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब आप जाओगे तो कुछ लेकर जाओ, खाली हाथ मत चले जाओ। एक तो वो, दूसरा कि उनका जो क्लास होता है वो डाइवर्सिटी क्लास होता है, यहाँ की जैसा नहीं कि जहाँ पे मान के चलो कि आपके एमबीए में सारे लोग बीटेक पढ़े या कोई एक पार्टिकुलर चीज़ पढ़े और उठ के वहाँ चले गए। वहाँ पे मिक्स होती है, काफ़ी लोग डॉक्टर भी कर रहे हैं एमबीए, इंजीनियर कर रहा है, मिलिट्री कर रहा है, बिजनेसमैन कर रहा है, तो एक क्लास में सब मिक्स करके पढ़ाते हैं। और तीसरा प्रोफेसर, वहाँ का प्रोफेसर असलियत में स्टार्टअप फोकस होता है और प्रोफेसर खुद एक स्टार्टअप फाउंडर होते हैं। और वहाँ का बेसिक मतलब है कि आप एमबीए कर आपको खुद का स्टार्टअप क्रिएट करना है। एक ये मेंटेलिटी से चलता है, प्लेसमेंट वहाँ भी होती है, लेकिन एक मेंटेलिटी होता है कि आपको एक धंधा करना है। और यहाँ पे तो पूरा का पूरा धंधा है आपसे पैसा कमाना, कैसे आपसे 20 लाख 30 लाख रुपए लिया जाए और बदले में आपको एक जॉब का एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाए। डे 1 से ही जॉब 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 का तैयारी करो। अगेन आई एम टेलिंग, जॉब इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट माइंड में ये चीज़ आना कि केवल जॉब ही ऑप्शन है, ये तो बैड थिंग है ना। ये सब गलती तो सिर्फ कॉलेज का है, या मतलब टीचर का नहीं, जो कॉलेज चला रहे, पूरा सिस्टम ही ऐसा है। इस केस में यदि आपको कुछ भी उखाड़ना है तो आप कॉलेज ये सब को ब्लेम मत करो, ब्लेमिंग तो कभी करो ही मत। आपका दिमाग इतना डेवलप होना चाहिए कि ये समझ सको कि क्या सीन चल रहा है मार्केट के अंदर, और अपने आप को उस तरीके से ट्रेन करो कि टाइम बचाओ। मतलब अपने पास कॉलेज क्यों 100% जाना है, 75% अटेंडेंस है, इट मीन्स कि केवल 75% ही अटेंडेंस रखो, 25% में दिमाग लगाओ अपना, कुछ और करो। क्यों दिन का 8 घंटा सोना है, 8 घंटा सो के क्या उखाड़ लेना है, मतलब सो 5 घंटा 6 घंटा क्या लेना देना है। क्यों संडे को दोस्त के साथ कहीं घूमने जाना है। मैं तो कभी घूमने जाता ही नहीं था कॉलेज के अंदर, लिटरली नहीं गया हूँ मैं, लोकली इधर उधर घुमाऊँ। मेरा कितना दोस्त लोग कहीं घूमने जाता था, मैं उस समय में अपना कोई ट्रेनिंग कर रहा था। मेरे लिए वो सब संघर्ष नहीं था, मुझे वो सब मज़ा आ रहा था, खुद के लिए लर्निंग करना। ये सब मेंटेलिटी होना चाहिए, मतलब तभी कुछ बड़ा उखाड़ पाओगे। बड़ा उखाड़ने के लिए बड़ा मेंटेलिटी भी चाहिए और उस टाइप का पर्सनालिटी होना चाहिए आपके अंदर। तो ये सारी चीज़ है। अगेन कम बैक टू द पॉइंट कि वो सब जब मेरा वो छोड़ा लड़का, जब मैंने वो प्लानिंग किया था तब मुझे सेल्स में डर लगता था। तब मैंने सोचा चलो ठीक है, तुम वापस से काम स्टार्ट करते। फिर मैंने मेरे चाचा एक्चुअली बैंक में लोन डिपार्टमेंट में मैनेजर है अहमदाबाद में, तो फिर मैंने वहाँ गया और फिर मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक एक पॉम्फलेट निकाला था, 12,000 15,000 का पैकेज करके, और एकदम ही घटिया था। मतलब कोई सेंस नहीं था वो वाला पैकेज के अंदर, केवल पोस्टर डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग वो सब कर। और मैंने अहमदाबाद में लिटरली एक जगह जा के विजिट किया था, एक जगह जा कर सेल्समैन की जैसा ऐसे लेकर जाता था। हेलो सर, मिहिर दिस साइड,
मैं देखा कि आपके बिजनेस में ये सब चीज़ होनी चाहिए। मैं तो बोल भी नहीं पाता था उसमें ठीक से। बहुत बार तो ऐसा हुआ कि मेरा क्लास लिया गया वहाँ पे। मैं एक बार सही में मेरा क्लास लिया गया था, मैं बाहर में आके, मैं मॉल के अंदर कहीं जाना था और वो लोग क्लास ले रहे थे मेरा, मैं बाहर में आके रोया था कि ये क्या हो रहा है मिहिर तुम्हारे साथ, तुम तो एकदम नल्ला ही है सेल्स के अंदर भाई। एक्चुअली में अब फील आता है कि ना असलियत में कोई सेल्स स्किल्स मैटर नहीं करता है बहुत ज़्यादा। आपका यदि नॉलेज है, ऐसा नॉलेज जो लोग सुनना चाहता है, या ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा सर्विस है जिससे लेने के बाद आगे वाला को एक्चुअली में बेनिफिट्स है, बहुत डिफरेंस है। आपको लगना नहीं है कि बेनिफिट है, असलियत में बेनिफिट है, और वो बहुत लोग नहीं दे रहा है। तब जाके यदि आपका बोलने का कम्युनिकेशन स्किल खराब भी है तब भी आप जीत जाओगे मैच। बहुत एग्जांपल है, आप दीपेंद्र गोयल का देख लो सर का। एक टाइम पे उनका और अभी भी बोलने का प्रॉब्लम है, लेकिन सोचो कि 10 साल पहले उनका बोलने का प्रॉब्लम कितना ज़्यादा होगा जब उनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं होगा थेरेपी के लिए, तभी तो वो इतने बड़े स्टार्टअप कर पाए। तो आइडिया बोलता है आदमी का, कम्युनिकेशन स्किल से क्या लेना देना है। बहुत लोग का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, लेकिन 12-13 हज़ार का जॉब कर रहे हैं वो लोग। मैटर तो सिर्फ ये करता है कि आप क्या डिलीवर कर पाओगे, वैल्यू कितना ज़्यादा है, कितना लोगों को वैल्यू आप कर पा रहे हो, और वो वैल्यू देने वाला ज़्यादा लोग नहीं होनी चाहिए। हाँ, यही सब बात है। फिर मैंने वहाँ पे लगभग 50 लोग से मिला था, वही पॉम्फ्रेट लेकर, प्लस चाचा का क्योंकि लोन का था तो किनको लोन दिए थे, तो फिर मैं वहाँ पे जाके समझता था कि उनकी बिज़नेस क्या है नहीं है। अलग अलग डिपार्टमेंट था, कोई मैकेनिकल, कोई इलेक्ट्रिकल, कोई इधर उधर की कंसल्टेंसी सर्विसेज। मैं अपने आप को माइंड पे ये नहीं रखा था कभी भी लाइफ में नहीं कि मिहिर इक्वल टू मैकेनिकल इंजीनियर, और मिहिर इक्वल टू डिजाइनर, या मिहिर इक्वल टू IT प्रोजेक्ट मैनेजर, कभी भी नहीं। मिहिर, अभी मैं बोलूँ, मिहिर एक ऐसा वाटर फ्लो है जो किसी चीज़ में लगा दो मैं सबसे ज़्यादा मैं हाई इम्पैक्ट मार दूंगा। दिस इज इक्वल टू मिहिर। मैं अगेन आता हूँ, फिर वहाँ पे आया, फिर मेरा एक दूसरा दोस्त मेरे साथ कंपनी में जुड़ा था व्यापार सॉल्यूशंस पे। फिर मुझे हिम्मत मिला, चलो ठीक है कोई तो स्किल्स करेगा मेरा। तो फिर 3 महीने बाद वो भी छोड़ दिया, उसको भी MBA करना था। मुझे दोबारा झटका लगा, बहुत झटका लगा उसमें भी। फिर मैं अकेला। उसके बाद एक और आए, वो मेरे ऑन पेपर पार्टनर बने। 6-7 महीना 8 महीना के बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वो भी सेल्स में थे, और वो भी छोड़ दिए थे कुछ पर्सनल रीजन के कारण। मेरा ही गलती होगा ज़्यादा शायद। तो फिर वो छोड़ दिए थे सर, मैं सर ही बोलता हूँ उनको। वो जो झटका लगा ना मुझे, असलियत में झटका बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि पहले 2 बार झटका लग चुका था। और वो तब तक हमारी कंपनी में लगभग जितना भी प्रोजेक्ट आया था, क्लाइंट आया था, मैं गौर किया था कि 5-6 क्लाइंट तो अभी भी है मेरे, और 5-6 क्लाइंट मैंने ही लाया था। तो तुम काम तो उठाना जान रहा है, तो क्यों तुमको ऐसा लगता है कि तुम सेल्स खराब करता है। एक तो वो बात ट्रिगर हुआ, दूसरा कि वो जो तीनों लोग थे उनके तरफ से एक भी काम नहीं आया था हमारी कंपनी में, टू बी वेरी फ्रैंक। तो थे साथ में, लेकिन काम नहीं आया था। मैं बस डर के कारण एक डिपेंडेंसी बना के रखा था कि बात करना किसी अनजान से हो तो वो लोग बात करेंगे। और मेरा पार्टनर एक और था, अभिषेक बैमनोटे, मेरा छोटा भाई है वो अभिषेक। मैं बात करता हूँ वो सब के बारे में भी। तो फिर मैंने एक सपना लिया था, तब मैंने एक टारगेट लिया था कंपनी में 1 साल तक, चाहे कंपनी 1,000 का सेल्स करे महीना, या 10 लाख का सेल्स करे महीना, या 1 करोड़ का सेल्स करे महीना, 1 साल तक कोई सेल्स बंदा नहीं आने वाला है मेरी कंपनी में। A to Z सेल्स मिहिर लाएगा। और मिहिर रैंडमली अलग अलग दुकान, अलग अलग रिजॉर्ट, जितने भी पोटेंशियल क्लाइंट है, चाहे ऑनलाइन है या फिजिकल है, वहाँ पे जा के नॉक करेगा और बात करेगा। फियर जो होता है ना, वो मेरे को हटाना था। एक टाइम था जब मेरे से लोग नहीं मिलता था उस समय, और आज ऐसा टाइम है, अब तो बात ही अलग है, मतलब पूरा आज इज्जत है, मतलब लोग बुलाते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, मतलब असलियत में सीखना चाहते हैं कि उनके बिज़नेस को कैसे ग्रो करना नहीं करना है। ये सब नॉलेज का खेल है मेरे भाई। फिर मेरा
जब मैंने कंपनी में स्टार्ट करता था, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा पार्टनर मेरे से कैसे जुड़ा था। जब मैं अपना कंपनी में स्टार्ट करता था, जॉब करता था, उस समय अभिषेक वहाँ पे इंटर्न ज्वाइन किए थे 3 साल पहले की। मतलब वो मेरे से 3 साल छोटा है। वो एक सीएससी बैकग्राउंड है। तो हमारा कंपनी में जितने भी जो मैनेजमेंट वाली काम है या बिजनेस वाली काम है वो मैं देखता हूँ, और जितनी भी टेक्निकल वाली काम है वो अभिषेक देखता है। तो वहाँ पे हमारा ट्यूनिंग बैठ गया था बहुत ज़्यादा। बिजनेस में जो ट्यूनिंग बैठता है ना, वो आपका वो जो करियर वाला थिंकिंग है कि कितना आगे पहुंचना है, क्या मेंटेलिटी है। मतलब कि मेरे को 10 करोड़ कमाना है फॉर एग्जांपल, लेकिन मेरे को 1000 करोड़ नहीं कमाना है, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल मैनेज करते हुए कमाना है। कोई लोग होता है मेरे को 100 करोड़ कमाना है, कोई लोग बोलता है नहीं मेरे को तो दिन का 100 करोड़ कमाना है। अलग अलग फेजेस है, और मुझे इतना पता है कि अभी के टाइम पे किस किस फेजेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट लगती है, कितना मेहनत लगती है। और मेरा अभिषेक का वो सब चीज़ें ट्यूनिंग बैठ चुका है एक जैसा। मतलब कि आज मैं जो भी सोचता हूँ या अभिषेक जो भी सोचता है वो 2 आदमी के जैसा नहीं लगता है, वो एक ही जैसा लगता है। ये वाला फील मैंने 3 साल पहले ही कर लिया था अभिषेक के साथ, और अभिषेक ने भी फील किया था। और एक बार मैंने उनसे मिला था बहुत पहले। उसमें मैं आपको बोलना भूल गया था, मैं एक और कंपनी चला रहा था बेल्जियन स्पोर्ट के नाम से, एक स्पोर्ट्स स्टार्टअप कंपनी था। वो भी मेरा फेलियर है, उसमें भी मैंने 2.5-3 लाख का लॉस किया था। और भी कुछ स्टार्टअप फेलियर है। फेलियर बहुत ज़्यादा लगता है एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाने के अंदर, लेकिन अब मुझे फील होता है कि वो सब एक्चुअली मैं स्टार्टअप ही नहीं था। स्टार्टअप होता देन वो फेल नहीं हो पाता। ये मेरा फिलॉसफी है, मैं आपको इसका रीज़न दूंगा बाद में। तो अभिषेक से मैंने वहाँ पे मिला था पुणे में जाकर, नॉर्मली एज अ फ्रेंड, गला उला मिले हम लोग कि अब क्योंकि उससे पहले जब मैं जॉब करता था फिर हम लोग ऑनलाइन ही काम करते थे, तो एक बार मिले। और जब मैंने फिर कंपनी स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते हुए 3 साल हो चुका है काम करते हुए, एक बार भी हम लोग नहीं मिले फेस टू फेस। नॉट जस्ट बिकॉज कि मिलने का मन नहीं करता, आज भी हम लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं अच्छे से, जस्ट बिकॉज कि वो नीड नहीं है। मतलब कैसा बोलूँ, मतलब कि ट्रस्ट इतना अच्छा है कि चाहे वो ऑनलाइन है या फिजिकल है, ट्रस्ट आँख बंद करके ट्रस्ट है। मतलब तो ये चीज़ है मेरा अभिषेक के अंदर, एक दोस्ती बोलो, जो भी चीज़ है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी यदि मैं आप लोग को बोर कर दिया इतनी सारी बातों से, लेकिन आज क्या है कि सही में मेरे को बोलने का मन कर रहा है। रात का 11:30 बज रहा है। अब देखिए एक बार, रात का 11:30 बज रहा है और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जनरली मेरी टीम होती है मेरी वीडियो बनाने के पीछे, लेकिन आज मैं अकेला बना रहा हूँ क्योंकि इतना खुल के बात मैं जनरली नहीं कर पाता था। आज अकेला हूँ, अपना ऑफिस में सब बंद है, तो सोचा एक अच्छे से बात करता हूँ मैं। अब यहाँ से मैं काम का बात शुरू करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट करके। अब यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना ले जाऊँ। सबसे पहले फाउंडर जब भी कोई बनता है, डायरेक्टर यदि आपको बनना है, देन क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपके अंदर, इसको थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। और एक एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ये सब चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। पहला, यदि आप कभी जॉब करते थे, जो करना भी चाहिए एक खुद का स्टार्टअप खोलने से पहले, तो नो मैटर आपका कंपनी कितना भी ज़्यादा आपसे काम कराता है, यदि 8 घंटे का काम है, आपको वो 8 घंटे का काम 5 घंटे में आपको करने वाले आदमी होने चाहिए। नो मैटर काम कितना भी ज़्यादा है, आप एकदम क्विक काम करते हो। प्रपोजल बनाना है फॉर एग्जांपल, या कोई चीज़ रिसर्च करना है या कुछ भी करना है, बाकी लोगों को लगेगा 3 घंटा, आपको लगेगा आधा घंटा। यदि इस लेवल का आपके अंदर वो चीज़ है, स्पीड, तब जाके बहुत अच्छी बात। ये पहला। दूसरा, क्वालिटी होनी चाहिए फाउंडर के अंदर, एक्यूरेसी। यदि आप कोई भी काम 100% एक्यूरेसी के साथ करते, तभी जाकर आप अपना स्टार्टअप खोलिए। सिर्फ स्पीड मैटर नहीं करता है, एक्यूरेसी। मैं अपने टीम में जब भी करवाते मैं बोलता हूँ कि चाहे आपका स्पीड 70 भी है, 65 भी है, एक्यूरेसी 100% रखो। चलो ठीक है, टीम कुछ गलत किया, आप देख लोगे। यदि आप गलत किया, आपका कौन देखने वाला काम? फिर क्लाइंट आपको गाली देगा,
और वो तो नहीं चाहिए एक अच्छी कंपनी के लिए, इसलिए एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। तीसरा स्किल जो होती है वो होता है खुदरा का नॉलेज होना। खुदरा का मतलब ये होता है कि जब हम कहीं जॉब करते हैं ना, तो वहाँ पे आपका एक फिक्स रोल मिलता है, जैसे कि आप कोई अकाउंटेंट है या आप कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो भी है। जब आप लेकिन स्टार्टअप खोलते हैं, तो स्टार्टअप का मतलब ही है कि आपके पास एक शुरुआत में आपके पास पैसा कम है। अब क्योंकि पैसा कम है तो आपको कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए 10 टाइप की अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट होती। तो आपने एक दो को तो आपने आउटसोर्सिंग कर दिया कोई एजेंसी को, मान के चलिए कि सीए एजेंसी आपका वो सीए वाला काम देख लेते हैं, या वो आपका सीए कंपनी सेक्रेटरी वाला भी काम देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा काम ऐसा बचता है। और यदि आपका 6 प्रोफाइल का भी काम बचा, शुरुआत में आप 6 टाइप के लोग को आप कहाँ हायर कर पाओगे? मैक्सिमम लाइक यू कैन हायर अप टू 2 to 3 प्रोफाइल्स, और आपके पास मल्टीटास्किंग लोग शुरुआत में तो नहीं मिल पाएंगे कम पैसा के अंदर। तो वैसे केस में आपके अंदर मल्टीटास्किंग वाला नॉलेज होना चाहिए, मतलब कि आप सब काम कर पा रहे हो, इधर उधर खुदरा चीज़। क्योंकि खुदरा चीज़ का कोई एग्जैक्ट नाम भी नहीं होता है कि ये वाला काम मैं कर रहा हूँ, उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, उसका कोई नाम भी नहीं है वो वाला। लेकिन आपके पास अकल होना चाहिए, वो वाला अकल आपको वैसा स्टार्टअप में काम करने के बाद ही मिलने वाला है जो आपको करनी चाहिए, बिना डायरेक्ट अपनी खुद की कंपनी खोलने के बजाय। ये मेरा स्ट्रांगली रिकमेंड है। नेक्स्ट क्वालिटी होती है कोई भी रूटीन फॉलो नहीं करना। यदि आप एक ऐसे बंदे हैं जो सुबह उठते हैं कोई भी टाइम पे, इतना बजे मुझे खाना चाहिए, इतना मुझे एक पार्टिकुलर वर्कआउट करना है, या घर में बात करना है, या जो भी करना है, यदि आप वर्कआउट वाले आदमी हैं, मतलब एक टाइम रूटीन वाले यदि आप आदमी हैं, तब जाके आपके लिए स्टार्टअप जैसी दुनिया नहीं बना है। हाँ, ये वाले रूटीन आप एक टाइम के बाद आप फॉलो कर सकते हो, लाइक अप टू 80 to 90% ऑफ इफिशिएंसी। स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता है, कभी कभी आपको 16 घंटा लगातार काम करना पड़ सकता है, कभी कभी आपको रात में उठ के काम करना पड़ सकता है, कोई रूटीन नहीं है। यदि आप रूटीन वाले आदमी हो तो आपके लिए फिर आप जॉब वॉब करो, मतलब या कोई एग्ज़ाम की तैयारी करो। स्टार्टअप जैसा चीज़ नहीं है, यहाँ पे एक अलग मेंटेलिटी चलता है। चौथा, आपके पास यदि कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं, हाई आईक्यू होनी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये बात मैं काफ़ी स्ट्रांगली बोलता हूँ। यदि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है तो हाईली चांस कि आप अपना बिजनेस डुबा दोगे। स्टार्टअप के अंदर, बिजनेस में नहीं ये वैलिड करता है, लेकिन स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा वैलिड करता है। हाई आईक्यू का मतलब ये नहीं कि आप मतलब पूरा एकदम 150 160 ही लेके आओ, एटलीस्ट 130 का रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से होता है। ये जस्ट लाइक यदि आज मैं सोचता हूँ कि मुझे स्ट्रॉन्गमैन बनना है, वर्ल्ड का तो स्टार्टिंग ही होता है कि 400 केजी से उठाना। यदि आज मैं अपनी बॉडी की बात करूँ, मैं तो मुश्किल से 135 केजी उठा पाता हूँ। मुझे कैसा भी ट्रेनिंग मिल जाए, मैं चाह कर भी मैं 300 केजी नहीं उठा पाऊँगा, चाह कर भी नहीं। नो मैटर मेरे अंदर कितना भी स्टेरॉइड या कोई भी इंजेक्शन आप दे दो, 300 350 में कभी सोच ही नहीं पाऊँगा। वहाँ पे तो 400 से स्टार्टिंग हो रहा है, प्लस वहाँ का एवरेज बॉडी वेट ही 120 केजी है, मेरा तो केवल 65 केजी है। तो मैं कैसे वो सब सोच पाऊँ? इसके बाद वाले रिक्वायरमेंट आपके पास एक सर्टेन टाइम फ्रेम होना चाहिए हिट एंड ट्रायल करने का, कि 3 महीना से लेकर 3 साल 5 साल, डिपेंड अपॉन आपका स्टार्टअप का नेचर कैसा है, कि यदि फेलियर हो भी जाए या कोई हिट एंड ट्रायल हो भी जाए, आप ज़्यादा चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। लाइक यदि आपके पास उतना पैसा का बैकअप होना चाहिए ताकि आप अपना स्टार्टअप को कर पाओ, अपने फैमिली को देख पाओ, उतना होना चाहिए मेरे हिसाब से। वो कोई भी अमाउंट हो सकता है। यदि आप स्मार्टली प्लेट करोगे आज के टाइम पे, तो मे भी आप 50,000 1 लाख से भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, या कुछ बड़ा सोच रहे हो करने का, तब मे भी आपको 15-20 लाख, बहुत बड़ा तो 5-10 करोड़, डिपेंड करता है बिजनेस नेचर पे। जो भी आपका नेचर है उसके हिसाब से आपको उतना का मतलब एक फंड वाली चीज़ें होनी चाहिए। एक और क्वालिटी होता है फाउंडर का, वो ये होता है कि एक ईगो टाइप की चीज़। ईगो बहुत रिक्वायरमेंट है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कि ऐसा कोई काम ना हो जो आपसे ना हो, ये बात दिल में लगनी चाहिए। दूसरा, यदि आपके मार्केट में जाते हो, यदि कोई काम आप मीटिंग करने गए और आपको नहीं मिला, किसी और को मिल गया, तो आपके अंदर वो ईगो में लगना चाहिए, साला ये काम मेरे को क्या नहीं मिला भाई,
क्या मेरे से ज़्यादा वो जानता है? अब मैं रात को और पढ़ता हूँ और नॉलेज लेता हूँ मैं, ताकि मैं वो कंपनी का जो आदमी काम उठाया उससे मैं 10 गुना ज़्यादा नॉलेज रख लूँ। ये सब चीज़ होता है। या वो जिस क्लाइंट को दिया है मैं उससे 10 गुना बड़ा क्लाइंट मैं अपने कंपनी में ले आऊँ। यदि ये सब ईगो नहीं है फिर आप उस लेवल का बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाओगे। एक होता है अलग नॉलेज की आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप में सोचते हो, लॉजिकली सोचते हो, इमोशन पे काम नहीं करते हो। बिजनेसेस रन बाय नंबर्स, आपका इमोशन से नहीं लेना देना है। मतलब कि यदि मुझे पेन को उठाना है तो पेन उठाने से ये वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा ये काम मन नहीं था फॉर एग्जांपल, तो मैं दुखी से उठाया, मेरा मन था तो मैंने खुशी से उठाया, लेकिन मेरा ये स्टेट ऑफ माइंड से ये वर्क का सक्सेसफुल से मतलब नहीं है। मैंने उठा दिया, इससे सक्सेसफुल का मतलब है। तो नंबर पे बिजनेस चलता है, हमेशा लॉजिकल से चलता है। यदि आपका इमोशन अच्छा है तब जाके आपको वो जो वर्क हो रहा है वो आपको वो इंजॉय जैसा लगेगा। लेकिन इंजॉय जैसा लग रहा है इसलिए वो वर्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। जो उसको करने के लिए जो चीज़ चाहिए, जो भी चाहिए, आपको वो देना पड़ेगा। दैट इज द फंडामेंटल थिंग। ये सारे कुछ पैरामीटर है एक फाउंडर के अंदर, एक डायरेक्टर के अंदर। एक और चीज़ होता है कि आप अपने टीम को लेकर चलते हो। टीम को कुछ लेकर चलना मतलब कि आपके अंदर जो जितने भी लोग हैं उनके लिए आप आइडियल होने चाहिए। यदि आप ही एक एवरेज डिलीवरिंग वाले बंदे हो, या ऐसा है कि आप एक स्टार्टअप चलता है, मान के चलो कि 10 बजे से आपको 6 बजे आप कॉफ़ी चलता है और आप खुद उठोगे 11 बजे, आराम से धीरे धीरे करके आओगे या आ जाओगे जल्दी, उतना आराम से धीरे धीरे काम करोगे और बोलोगे टीम हाय तेज काम करो, तेज काम करो, तो आपको इज्जत नहीं मिलने वाला भाई। एक वेब सीरीज था मैड यूनिकॉर्न, एक बार आप जरूर देखो मेरे कारण। जैसा वहाँ पे दिखाया गया है एक फाउंडर का जर्नी, उस टाइप की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आलसीपन तो होता ही नहीं है फाउंडर के अंदर। फटाफट आज के उठाए तो तुरंत उठ के भागना, ये वाला फटाफट चाहिए। अब मैं बात करता हूँ को फाउंडर को कैसे देखा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें समझना, क्या क्वालिटीज होती है। ये बात मैं काफ़ी अच्छे से बोल सकता हूँ क्योंकि 3 साल हो चुका है मेरा अभिषेक को काम करते हुए। सबसे पहला होता है कि आग बंद करके ट्रस्ट करना। यदि आज अभिषेक मुझसे कोई भी ओटीपी मांगता है, मैं कभी नहीं देखता कि ऊपर किस चीज़ का ओटीपी आया है। आग बंद करके ओटीपी देना, ये चीज़ अभिषेक को यदि मैं आज उनका कोई पर्सनल चीज़ मांगता हूँ, कोई भी चीज़, मतलब कि भाई अपना ये पर्सनल बैंक डिटेल दे दो, फाइनेंशियल तक तो यार आग बंद कर ट्रस्ट होना चाहिए। चाहे मेरा वो पर्सनल वाली चीज़ ज़्यादा डिस्कस ना भी हो, किसी किसी का पर्सन का होता है कि मैं अपना पर्सनल लाइफ डिस्कस ना करूँ, लेकिन फाइनेंशियल तक जो डिस्कशन होती है, जो ट्रस्ट होती है, वो आग बंद करके ट्रस्ट होना चाहिए, आग बंद करके। दूसरा ये होता है कम्प्लीमेंट्री स्किल्स। मतलब कि आज यदि मैं कोई बिजनेस संभाल रहा हूँ तो अभिषेक को बिजनेस वाला सेंस नहीं होना चाहिए, वो कोई आईटी संभाले मेरे भाई। अलग कम्प्लीमेंट्री स्किल्स होनी चाहिए। और कम्प्लीमेंट्री एक पूरा कम्प्लीमेंट्री नहीं, मतलब कि यदि टोटल है 100% वर्क तो 40% वो जानता, 40 हम जानते हैं और 20% हम दोनों मिलाकर जानते हैं। जैसे कि वो टेक्निकल का बंदा है तो केवल वो टेक्निकली मैनेज नहीं करता है, वो टेक हायरिंग भी देखेगा, क्लाइंट को भी मैनेज करेगा। यदि कोई भी टेक रिलेटेड सॉल्व होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो सब कुछ वो देखेगा। क्लाइंट ऑनबोर्डिंग में देखोगा, यदि क्लाइंट ऑनबोर्डिंग में कोई भी टेक्निकल चीज़ का मेंटेन करना है फिर वो अभिषेक देख लेगा। तो ऐसे हमारा मिक्स चलता है, कभी लड़ाई नहीं होता है कि ये तुम्हारा ये मेरा, ऐसा कभी नहीं चलता है हमारे केस में। तो एक फ्रेंडशिप तीसरा रिक्वायरमेंट होता है। एक दोस्त टाइप का चीज़ें होना काफ़ी रिक्वायरमेंट है, या एक को फाउंडर के अंदर कि एक दोस्त जैसा चीज़ है, मतलब दोस्त, फैमिली, जो भी बोलो आप। चौथा ये भी रिक्वायरमेंट है कि आप एक खुल के कंप्लेन कर सकते हो एक दूसरे के अगेंस्ट। कभी कभी क्या होता है ना कि जब कोई हमारे कोई फैमिली, जैसे कि कोई हमारे अपने भैया के साथ आप कोई बिजनेस करते हैं तो कभी कभी वो गलत भी करते हैं ना, तो हम अपना तेज़ आवाज़ में या ऐसा कुछ तरीके से हम बोल नहीं पाते जिनको उनको ख़राब लगे। कभी कभार आगे वाले को ख़राब लगाना भी जरूरी है कि तुम जो किया है भाई वो गलत किया है, बात मान, बाद में मैं उनको सॉरी बोल दूंगा, लेकिन उसमें बताओगे तुमने गलत किया, इसके कारण इतना चीज़ें लॉस हुआ है। तुम स्टार्टअप कर रहा है भाई, तो खुद भी ये फाउंडर है, लेकिन तुम्हारे कारण
इतने सारे लोग भी तो कनेक्टेड है। तो कोई फाउंडर गलती करे देन दूसरा फाउंडर उसको बात समझाए, एक ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और क्वालिटीज आपको दो फाउंडर में देखनी चाहिए। सीनियरशिप, मतलब कि कभी कभार दोस्त लोग स्टार्टअप खोलते हैं, कभी कभी एक सीनियर एक जूनियर खोलता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब एक सीनियर एक जूनियर खोलता है ना, तो एक आदमी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा से ज़्यादा रहता है। और जहाँ पे एक आदमी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहता है तो वो बहुत ज़्यादा कुछ वो सीख लेता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा चीज़ है जो मजबूत आदमी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है और वीक आदमी को तोड़ देता है। और मजबूत आदमी ही बिजनेस या स्टार्टअप रन कर सकता है। तो उस केस में यदि आप एक सीनियर जूनियर वाला कंसेप्ट पे आप स्टार्टअप खोलते हैं, तब जाके ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से कंपेयर टू फ्रेंडशिप वाला जोन के अंदर। अगेन ये थोड़ा सा मतलब पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, लेकिन जो मैं फील कर रहा हूँ वो चीज़ की बात कर रहा हूँ। और एक ये भी रिक्वायरमेंट है कि काफ़ी लोग शुरुआत में ही कुछ डिपेंडेंसी वाला काम देखते हैं। लाइक मैं अपनी कंपनी में मैं आईटी भी देखता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग भी देखता हूँ। कंपनी मैंने शुरुआत में मैं अपने ऊपर ही लेकर खोला था। तो यदि आज किसी भी कारण अभिषेक हट भी जाते, किसी भी कारण, एग्जांपल दे रहा हूँ मतलब मैं, तो मेरा डिजिटल मार्केटिंग वाला सेक्टर मैं खुद मैनेज कर सकता हूँ। तो यदि आप शुरुआत में यदि आप अपना दम पे बिजनेस खोले हैं, तो आप ऐसा फाउंडर बिल्कुल मत ले आइए जिसके कारण यदि वो हट जाता है और आपका टीम को सफ़र करना पड़े। टीम आपके ऊपर बैठ ले रहा है, यदि आप ही किसी के ऊपर कनेक्टेड है तो वो टीम के लिए सही नहीं है। तो ये सोचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कैसे अपने आप को टोटल तरीके से सेव किया जाए। यही सब बात मैं आपको बताया था कि यदि ये सारे चीज़ को आप थोड़ा सा बारीकी से लेकर सोचेंगे, तब जाके आपका स्टार्टअप फेल नहीं हो सकता है। हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टीम कैसे खोजा जाता है और क्लाइंट कैसे खोजा जाता है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप स्टार्टअप है देन आपके लिए टीम इनिशियल, ये जो आपको फर्स्ट टीम बनती है 3 4 5 6 लोग का लोग, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है। 10 क्लाइंट भी हट जाए कोई लेना देना नहीं है। शुरुआत वाली टीम जुड़ जाना, जो कंपनी आपका स्टार्टअप को वो अपना स्टार्टअप बना के काम करने का सोच रहे हैं, इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। अब बात ये उठता है, मैं अपनी कंपनी में बात करूँ, मैं हायरिंग कैसे करता हूँ। अभी तक 2 चीज़ होती हैं। एक, जब मेरे को लगता है कि मेरे को कोई एक ऐसा फुल टाइम लोग की रिक्वायरमेंट है जो हमेशा मुझे चाहिए, वैसे लोग जैसे कि एक सेल्स के बंदे, एक मान के चलो कि हमारा कोई टेक बंदा है, एक हो गया कोई डिजिटल मार्केटिंग का बंदा जो पूरा मैनेज करता है, या कोई एक वीडियो एडिटिंग करता है। ये सारे लोग हो गए जो मुझे हमेशा लगेंगे। तो मैंने अभी जितना भी हायरिंग किया है, मैं कभी भी जॉब मेंटेलिटी वाले लोगों को मैं कभी हायर नहीं कर सकता वैसे पोजीशन के लिए, कभी भी नहीं। जो आदमी केवल जॉब किया है वैसे लोग को हायर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, इनिशियल स्टेज में तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं क्या करता हूँ ना कि मैं अपना कंपनी के अंदर ही उनको बिजनेस करने का मौका देता हूँ। मतलब कि मान के चलो कि डिजिटल मार्केटिंग करता है मेरे अंदर लड़का, ठीक है, और हमारा कंपनी एक फॉर एग्जांपल 3 4 सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, हॉस्पिटलिटी, पर्सनल ब्रांडिंग। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग वाला को बोलूँगा कि तुम जाओ मार्केट में, तुमको ये 3 सेक्टर के अलावा तुम और टाइप की तुम क्लाइंट उठाओ। मेरा यहाँ पे उल्टा माइंडसेट है। काफ़ी लोग अपने टीम को बिजनेस करने से मना करते हैं, डरते हैं वो। मैं पुश करता हूँ, ये बात मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं पुश करता हूँ। इससे क्या होगा ना कि एक तो उनका दिमाग और खुलेगा। जब उनका दिमाग खुलेगा तो वो बेनिफिट आपके लिए होने वाला है जब तक वो आपके साथ काम करता है। डैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा साइड में ये देखता हूँ कि जो एक किसी भी लड़का का या एक एम्प्लॉय का बात करो, जो एक टाइम होता है 24 घंटे का दिन पे,
यदि मैं 6-7 घंटा सोने में हटा भी दूँ, मोर देन 50% टाइम वो कंपनी में काम करते हैं। तो कंपनी का नेचर ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से जो उसको मज़ा आए। मतलब कैसे बोलूँ, मतलब मैं आपको ये बात, मतलब कि मैं सर में गन रख के काम नहीं कराना चाहता हूँ। मैं लोग को कोई टारगेट नहीं रहता है। हमारा सेल्स बंदा भी होता है ना, उनको कोई सेल्स का टारगेट नहीं देते हम उनको केवल मीटिंग का टारगेट देते हैं। बहुत डिफरेंस है यहाँ पे। आप बस मीटिंग करो, अपना बेच दो मेरे भाई, जो मैंने बोला वो बस जाके आप क्लाइंट को समझा दो, बस इतना करो। कोई सेल्स का टारगेट नहीं है। एक पूरा कंपनी में एक प्रॉब्लम ये दिखता हूँ मैं सेल्स बंदरों के साथ, वो बेचारे हर सेल्स बंदा टेंस रहता है। अरे भाई, जस्ट बिकॉज उन्होंने सेल्स चूज किया है और सेल्स के कारण ही तुम्हारा कंपनी, बाकी लोग का कंपनी चलता है, मेरा कंपनी चलता है, और मैं उन्हीं के ऊपर सर में गन रख के मैं काम करवा रहा हूँ। ये कहाँ से सही है? अरे उनका भी लाइफ है भाई, उनका भी, मतलब सबसे ज़्यादा जो खराब माइंड वाले लोग हो जाते हैं, जो एक सही में मेंटल रूप से परेशान होते हैं, वो सेल्स वाले बंदे होते हैं। कभी भी उनको सेल्स का टारगेट मत दो, कभी भी मत दो। अरे कंपनी तुम्हारा है मेरे भाई, सेल्स बंदे का तू है, उसके ऊपर तुम प्रेशर बना रहे हो, बाकी कंपनी क्यों बना रहे हो? अरे तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा करो। जब प्रोडक्ट तुम्हारा अपने आप अच्छा होगा, देन लो इफर्ट ऑफ सेल्स में भी आपका प्रोडक्ट बिक जाता है। आप घुमा फिरा के वही सब चीज़ बेच रहे हो जो सब लोग बेच रहा है, तब जाके आपका सेल्स का बंदा को हार्ड होने वाला है। अब क्योंकि अच्छी कंपनी भी मार्केट में कम है और लोग कितना ज़्यादा है जॉब के लिए, तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहने वाला है। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम मैं अपनी कंपनी में एटलीस्ट नहीं लाता हूँ, क्योंकि ये बात हो रहा है पूरा वो लोगों के लिए जो स्टार्टअप खोल रहे हैं। मेरे हिसाब से आप अपने स्टार्टअप अच्छा खोलेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम आप अपने सेल्स बंदे के साथ एटलीस्ट ना करेंगे, और उनको एक बिजनेस वाला ही माइंडसेट पे रखें, मेरा मानना है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज का डिफरेंस होना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब चाहे वो कितना भी सब चीज़ें करके नॉलेज ले ले, हमेशा ये लगना चाहिए कि मिहिर का नॉलेज, जो मतलब आप जो डायरेक्टर है, आपका नॉलेज के कंपेयर में उनका नॉलेज मुश्किल से 5-10% भी नहीं है। इतना शार्प आपका नॉलेज होना चाहिए। ये तो एकदम मैंडेटरी है। यदि आप एज ए ऑनर आपका नॉलेज नहीं है, तब जाके आपका टीम आपको ज़रूर छोड़ देगी। लेकिन जब लगता है ना कि मेरे टीम वाला जो मेन ऑनर है वो इतना बड़ा नॉलेज है, तो ठीक है ना, मैं साइड से कुछ काम करके पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन यहाँ स्टार्टअप एक टाइम पे जब बड़ा होगा तो कंपनी मेरे बारे में भी सोचेगा। ऐसा यदि थॉट आपकी टीम के अंदर है, तब आप एज ए फाउंडर आपने सही मैसेज छोड़ दिया अपने टीम के लिए। इसी को बोलते हैं सॉप में देना, मतलब कि आप अपना कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर अपने टीम के अंदर बांट दो। जब वो लोग एक थोड़ा सा टाइम एक इन्वॉल्व कर देते हैं तो बहुत ज़रूरी है। हर पैसा खुद मत बचाओ, बांटो टीम में। कहाँ मर के ले जाओगे इतना सारा पैसा भाई? बांट दो, वो भी यदि शुरुआत में काम कर रहे हैं तो। हाँ, एक टाइम के बाद जब कोई लोग आता है जो केवल फॉर्मल तरीके से कर रहा है, उनको मत दो ये सब चीज़ें, उनको फॉर्मल तरीके से काम कराओ, निकल जाने दो। लेकिन जो लोग आपको शुरुआत में आपको जुड़ के एकदम दिन रात वो अपना भी लगा रहा है, काफ़ी लोग लगाते हैं, हमारे टीम पे सब लोग लगाते हैं टाइम, तो मैं उनके बारे में सोचूंगा ही, नो डाउट। अब बात करता हूँ मैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ से कुछ काम की बातें और ज़्यादा की जाए। ब्लूप्रिंट सीरीज क्या होना चाहिए और क्लाइंट कैसे उठानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती है एक आईटी टेक इनेबल्ड कंपनी के अंदर। दो चीज़ है, यदि आप इनिशियली में कोई कंपनी काम मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, यदि मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ, डिजिटल मार्केटिंग की केवल शुरुआत में आपके पास एक हाई टिकट क्लाइंट होनी चाहिए। 1 से 2 मैं आपको रिकमेंड करूँगा, 1 से 2 हाई टिकट क्लाइंट आपके पास होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका जो भी खुद का पैसा या आपके पास जो 1-2 स्टाफ है उनका पैसा, वो उस क्लाइंट का पैसा से ही मैनेज हो पा रहा है। क्योंकि शुरुआत में ना क्या होता है कि आपका क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो आपको मल्टीपल क्लाइंट्स नहीं मिल पाते हैं। एक चीज़ मैंने ये भी देखा था कि यदि आपका टिकट साइज मान के चलो कि 5,000 रुपये पर मंथ का डिजिटल मार्केटिंग का या 25,000 रुपये पर मंथ का है, लोग को ना कन्वर्ट करने के लिए इफ़र्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लाइक 5,000 वाले भी उतना ही क्वेश्चन पूछेगा जितना 20,000 वाले ही पूछेगा। हाँ,
1 लाख वाला अलग क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन 20,000 5,000 वाला उतना ही क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो क्यों ना फोकस 20,000 वाले में ही किया जाए। आप छोटे हो लेकिन छोटे जैसा प्रेजेंट मत करो, अपना एक अच्छा सा साइट बना लो, हो सके किसी एक अच्छा जगह का कोई वर्चुअल एड्रेस ले लो और बोलो कि हमारा कंपनी कैसे मुंबई दिल्ली का है, लेकिन हम यहाँ पे हमारा सेकंड ब्रांच है, काइंड ऑफ कुछ एक मैनिपुलेट करो चीज़ों को लेकर। मैनिपुलेट केवल अपने आप को एक ऊपर दिखाना है, मैनिपुलेट ये चीज़ पे मत करो कि आप काम ज़्यादा उठा रहे हो और काम डिलीवरिंग नहीं कर पा रहे हो, वो नहीं होना चाहिए कभी भी। हाँ, दिखावटे में कुछ दिखा दो यार, बोल दो कि मैंने 10 लोग के साथ काम किया, हो सकता है कि आपने केवल 4 लोग के साथ काम किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत में आपको बोलो कि 1 से 2 हाई टिकट क्लाइंट होना चाहिए। हाई टिकट कितना वो डिपेंड करता है, यदि लेकिन होना चाहिए, मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 10,000 से प्लस का बजट पे, ठीक है, इतना एटलीस्ट 10 से 15,000 का बजट पे पर मंथ का, इंडिया के अंदर बात करो तो इससे ज़्यादा भी आपको शुरुआत में नहीं सोचनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ, आपके पास टोटल ना 4 तरीके से आपको एक साथ काम करना जरूरी है। 4 तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। पहला हो गया हाई टिकट डिजिटल मार्केटिंग, इसी हो जाएगा स्पेशलाइज सेक्टर, मतलब कि जो हाई टिकट डिजिटल मार्केटिंग हो गया ये कुछ स्पेशलाइज सेक्टर के अंदर काम किया जा रहा है। नॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि आप उनका एक सोशल हैंडल कर लोगे, आप उनके लिए ऐड चला लोगे, एसईओ कर लोगे, जो भी आपका पैकेज होगा। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ पे स्पेशलाइज जाते हो, कैसे एग्जांपल के लिए आप एक होटल पकड़ते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि उनका डिजिटल वे के थ्रू मार्केटिंग लाना, तो होटल में बहुत सारी अलग अलग पोर्टल होती है, जैसे कि कोई मेक माई ट्रिप, booking.com, अगोडा, तो वो सब भी आप उनके लिए मैनेज कर रहे हो। आप उनके लिए कुछ इन्फ्लुएंसर, स्पेशलाइज इन्फ्लुएंसर कुछ मैनेज कर रहे हो। सो ये सब कुछ काम है जो आप हाई टिकट के लिए मैनेज कर सकते हो। ये हो गया कुछ पहला काम। सेकंड हो गया एवरेज डिजिटल मार्केटिंग। ये एक ऐसा पैकेज है जिसमें कि आप उनका ऐड चलाते हो या कोई भी कुछ भी पैकेज आपने बना दिया कि आपका कैसे महीना पे 12 से 14 पोस्ट आपके लिए बनाया जाएगा, 4-5 वीडियो होगा, वीडियो शूट भी हम लोग आपका करेंगे, मदद करेंगे, जो भी है। तो एवरेज क्लाइंट कुछ होना चाहिए। हाई टिकट क्लाइंट मेरे हिसाब से यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, यदि आपका एक एज्यूम करो कि आपका यदि टारगेट है एक्स करके, आपको एक्स पैसा कमाना है पर मंथ। अब एक्स कैन बी एनीथिंग, लाइक इट कैन बी लाइक 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, और लाइक इट कैन बी 10 lakhs रुपीज़ पर मंथ। सो आई थिंक यू शुड एम फॉर एटलीस्ट फॉर हाई टिकट डिजिटल मार्केटिंग यू कैन एक्सपेक्ट और एम फॉर 20% ऑफ योर रेवेन्यू ऑफ एक्स। और एवरेज डिजिटल मार्केटिंग पे आप वापस से आप 20% ऑफ एक्स में जाओ। तीसरा होता है एआई सर्विसेज या फनेल हो गया। इसी के साथ आप कुछ वेबसाइट जोड़ दो या इसी के साथ कुछ सीआरएम जोड़ दो, कुछ ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बनाओ, कुछ अलग टाइप में बनाओ, या सीआरएम जोड़ दो, या कोई भी एक या कोई बिलिंग विलिंग टाइप का कोई सॉफ्टवेयर जो बना दो, या कोई इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर बना दो। ऐसा कोई चीज़ बनाओ। आपके पास एक छोटा छोटा टाइप में कस्टम टाइप का वर्क होना चाहिए किसी क्लाइंट के लिए। एज्यूम करिए कि वो कुछ 30,000 रुपये का है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। ये आपने बना दिया है, कुछ ऐसा इंडस्ट्री के लिए बनाइए आप जो इंडस्ट्री की जैसे बहुत लोग हो। मान के चलो कि कोई एक फर्नीचर वाली दुकान है, आप मेरा भी वीडियो देखिएगा, मैंने एक बनाया था फर्नीचर वाली दुकान के लिए एक ऐसा वीडियो, तो उनके लिए बनाया। तो उनके जैसे बहुत सारे फर्नीचर की दुकान है, तो मैं सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट उनके लिए जा सकता हूँ, थोड़ा मोड़ा कस्टमाइजेबल चेंज करके लिए। तो मैं एज्यूम करूँगा कि मैं इसका भी रेवेन्यू एटलीस्ट 20% ऑफ माई एक्स निकालूँ। तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअलियत में मेरा एक ये कस्टम सॉफ्टवेयर है, 10% कस्टम एंड 90% सेम, ये वाला चीज़ पे कुछ सॉफ्टवेयर टाइप में बना हुआ है, ठीक है। चौथा होता है कस्टम सॉफ्टवेयर बनाना, या इसको मैं बोलूँ हाई टिकट। ये चीज़ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि आपका 40% ऑफ एक्स आनी चाहिए, बहुत रिक्वायरमेंट है। मतलब कोई बड़ी बड़ी क्लाइंट आपके पास होना चाहिए जो आपको मतलब 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी चीज़ का उतना का आपको प्रोडक्ट डाले, वो आपको धीरे धीरे माइलस्टोन में पैसा देंगे। लेकिन
एक होना चाहिए पैसा। कभी कभी क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग आपको मिला या नहीं मिला, लोग छोड़ दिए, जो भी होता है, लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट जब आपके पास मिलता है तो आपके पास एक रिकरिंग पैसा हमेशा आना शुरू कर जाता है, तो वो बहुत बेनिफिट्स है। और जब एक बार जब आपके पास बड़ा पैसा आएगा बड़ा वाला क्लाइंट का, तो फिर उसके जैसा बहुत सारे लोग आ जाता है। अब बात ये उठता है आप काम कैसे उठाना, अब ये समझते हैं। स्टार्टिंग करते हैं पहले से, हाई टिकट डिजिटल मार्केटिंग या स्पेशलाइज सेक्टर। इसका सिंपल सा चीज़ है, स्पेशलाइज सेक्टर आपको चूज़ करना है। अभी तक जब से आप कोई भी हो संभाले हो, काम की हो, चाहे जॉब की हो, फ्रीलांसिंग की हो, जो भी की हो, जो भी सेक्टर का आपको नॉलेज है, कोई भी सेक्टर का, तो वो पकड़ के आप उसमें और ज़्यादा नॉलेज लो। मान के चलो कि आज मुझे यदि कोई होटल में कोई सॉफ्टवेयर का या डिजिटल मार्केटिंग का कुछ काम करना है, तो मैं सही में मैं जॉब कर लूँगा वहाँ पे, होटल मैनेजर या कोई भी छोटा मोटा पोजीशन पे, रिसेप्शनिस्ट पे। वो इंडस्ट्री को और समझूंगा मैं, और डिटेल में चैट जीपीटी, एआई या गूगल में जानूंगा। फॉर एग्जांपल अलग अलग चीज़ जानूंगा। फॉर एग्जांपल इंडिया में टोटल कितने परसेंटेज ऑफ होटल है, कितने प्रॉफिटेबल है, कितने क्या क्या टाइप के होटल चलती है, यूएसए में कितने ऐसे होटल है जो इंडियन चलाते हैं, क्या वहाँ का प्रॉफिट मार्जिन क्या है इंडिया का कंपेयर में। बहुत सारी चीज़ें जो होटल में चलता है, कितना एक एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट होता है, किस टाइप के होटल पे लोग कहाँ कहाँ से आना चाहते हैं, जो होटल के लोग दूसरा स्टेट से आते हैं उनकी मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। तो वो सब नॉलेज जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप जाके बेस नहीं कर पाओगे नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग ऐड चला के। तो वो स्पेशलाइज नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किनका लेना है, फिर आपको करिए। एवरेज डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे हम लोग जो अप्रोच लेते हैं। जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे क्या है ना, देखिए आप यहाँ पे यदि आपको दिख रहा होगा क्लियर तरीके से, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। सो ये हम लोग काफ़ी सारे ऐसे प्रिंट करवाए अलग अलग, बहुत सारे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा पैकेज है 16,500 का पर मंथ में। इसमें हम लोग आपको मेटा एड मैनेजमेंट करेंगे, शूट गाइड करेंगे कि शूट कैसा करना है, लाइक फेसबुक एड लाइब्रेरी से बहुत लोगों का वीडियो एनालाइज करके स्क्रिप्ट बनाना बेसिकली, फिर वो जो भी वीडियो वो लोग बनाएंगे उसका फिर एडिट करना हम लोग, फिर पोस्टेड यानी करना, ये सब इस 16,500 में इंक्लूडेड है। यदि आप चाहते हैं कि आपका सोशल पेजेस भी किया जाए देन एडिशनली 6,000 का। फिर यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने मैथ बनाया है कि यदि आप मेटा पे डेली स्पेंड इतना करते हैं और उनसे पूछ कर कि कितना वो कर सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से मंथ में कितना करते हैं, और यदि डेली 300 है और मंथ का फॉर एग्जांपल यदि आपका तो 9,000 आ गया, तो 16,500 प्लस 9,000 वो टोटल वो खर्चा कर रहे हैं। और यदि उनका कोई बिज़नेस है, मान के चलो कि कोई भी एक यही वाला बिज़नेस है, कोई वो माइक क्योंकि ऐसा कुछ बेचता है वो लोग, यदि उनका प्रॉफिट मार्जिन 2,000 रुपये पर कस्टमर का, ठीक है, तो हम लोग अभी ऐड जितना भी चलाए उनसे हम लोग ये देखें कि वी यूजुअली गेट क्वालिफाइड लीड एट द रेट ऑफ 25 to 30 रुपीज़। क्वालिफाइड लीड का मतलब ये होता है कि जब हम ऐड चलाते हैं ना, तो ऐड में ही बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं। एक एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूँ। यदि हम एक ऐड चलाते हैं एक प्रीमियम रिजॉर्ट का एक लोकेशन के अंदर, और क्योंकि ऐड में ये पैरामीटर नहीं होता जहाँ पे लाइक हमको एक रिच पीपल को ही टारगेट कर सकते हैं। सो यदि वो वीडियो में मैं वो उनका जो रूम प्राइस है यदि वो लिखूँ नहीं, तो काफ़ी लोग मतलब एक लीड फिल कर देगा, ठीक है। लेकिन जब उनकी टीम जब उनको कॉल लगाएगा तो फिर वो बोलेगा कस्टमर, अरे बाप रे बाप, इतना ज़्यादा पैसा है, इतना तो मैं अफोर्ड नहीं करेगा, चलो फिर कॉल कट कर देंगे, ये अप्रोच रहेगा। और जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वालिफाइड लीड हम लोग लाते हैं 25 से 30 रुपये में, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ऐसा चीज़ है जिसके कारण कस्टमर छोड़ सकता है, जैसे कि रिजॉर्ट में एक प्राइस, यदि मैं इसकी बात करूँ तो इसका हो गया वारंटी, ये सब चीज़ में हम लोग वीडियो में ही कवर कर देते हैं ताकि वही लोग आए जो असलियत में आना चाह रहा है। दूसरा, इंस्टेड ऑफ गेटिंग लीड ऑन व्हाट्सएप और डायरेक्ट कॉल, हम उनसे एक फॉर्म फिलअप करवाते हैं, थोड़ा सा लंबा फॉर्म। फॉर एग्जांपल अब मैं रिजॉर्ट की बात करूँ तो आप कब आने वाले, किन के साथ आने वाले हो,
आप उनका नंबर हो गया, उनका नाम हो गया काइंड ऑफ, तो उनको थोड़ा सा मेहनत लग रहा है वो सब फॉर्म फिलअप करने के लिए। इतना ज़्यादा क्वालिफाइड लीड इस टाइप का क्वालिफाइड लीड हम 25 से 30 में लाते हैं एज पर जो भी हमारा व्यापार सॉल्यूशन का पोर्टफोलियो है। तो यदि मैं केवल 30 रुपया भी कंसिडर करता हूँ तो आपको टोटल लीड इतना मिलता है यहाँ पे। और जो कन्वर्जन रेट होता है जो मैंने जितने भी अपने क्लाइंट से बात किया था वो 6 से 12% का कन्वर्जन रेट निकलता है। कन्वर्जन रेट ऑफ क्वालिफाइड लीड 6 से 12%। वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ पे, कैसे कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपका प्रोडक्ट का प्राइस कैसा है, आपका बिजनेस का प्रोसेस कैसा है, टेली कॉलिंग कितना अच्छा है, लाइक जब कोई कस्टमर का लीड आया है आप कितना तुरंत कॉल करते हैं उनके पास। और भी बहुत सारी पैरामीटर होता है जिनसे कन्वर्जन रेट वैरी करता है। फॉर एग्जांपल यदि मैं इनका ऐड चलाया, अब दुकान गया, अब बगल में ही इनके साथ एक और दुकान है, सेम चीज़ बेच रहा है, तो लोग तो वहाँ भी चल जाएगा, तो उनसे भी कुछ 10-15% कन्वर्जन रेट कम हो गया वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ डिपेंड करता है ऐसे केस में जहाँ पे हम उनको अपना स्टोर बुलाकर कोई भी सेल करवाना चाहते हैं, स्टोर या जो भी चीज़ है फिजिकल जगह। मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट को बोलता हूँ कि आपको टोटल मतलब लीड्स इतना आएगा। यदि मैं 12% की बात करूँ और मैं 6% की बात करूँ, टोटल में इतना सेल्स आने वाला है और टोटल बिजनेस इतना आने वाला है। तो आप एकदम वर्स कंडीशन भी देखोगे, क्योंकि मैंने 30 रुपया लीड पकड़ा था और 6% भी पकड़ूंगा, तब भी आप जितना भी आपने जो खर्चा कर रहे हो उससे आप ज़्यादा ही आप कमा रहे हो। यदि ये चीज़ आपका डिलीवरिंग नहीं होता है तब जाके हम लोग काम नहीं करेंगे। डैट इज़ वन। प्लस जो हमारा 16,500 है उसमें भी मैं कोई डिस्काउंट लगा देता हूँ, कुछ अलग टाइप के डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट मंथ। वो डिस्काउंट वैरी करता है क्लाइंट टू क्लाइंट, इसलिए वो डिस्काउंट क्या है नहीं है वो चीज़ मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करना सही नहीं है, लेकिन वो सब काम हमारा चलता है। तो ये सब चीज़ के लिए सेकंड जो हमारा हो गया एवरेज डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें ये वाला अप्रोच लेते हैं। इसके लिए हमारा जो भी सेल्स बंदा है तो वो लोकेलिटी में ही जाएगा, बातचीत करेगा, और यही सब चीज़ ऑनलाइन वाला जो मेरा सेल्स का बंदा है तो वो फिल्टर आउट करेगा कौन कौन से क्लाइंट हमारे एक ऐसा कोई डिजिटल मार्केटिंग वाले बन सकते हैं। और नॉर्मली जाओ मीटिंग चलाओ, फिर आप कुछ ऐड चलाओ, अपना ऐड चला के कुछ क्लाइंट का इंक्वायरी जनरेट करो, फिर आपका सेल्स बंदा ये सब उनको बात करेगा। और थर्ड होता है AI सर्विसेज, फनल, वेबसाइट, CRM, बिलिंग, इन्वेंट्री। मतलब आप कोई भी एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बना लो 50-60 हज़ार के अंदर जो भी बजट में बन पाए, और एक ऐसा इंडस्ट्री में पकड़ो जहाँ पे ज़्यादा SaaS अवेलेबल नहीं है। SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आप एक होटल पकड़ते हो और होटल में जनरली जो सॉफ्टवेयर चलता है उसको PMS बोलते हैं, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें यदि आप कोई भी छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बना लोगे, इट्स हाई चांस कि आप बुरी तरह फेल होने वाले हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड मार्केट है। तो आपको एक ऐसा इंडस्ट्री या एक ऐसा नीश ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे जो भी वो वहाँ पे सॉफ्टवेयर हो नहीं, पहली बात, और हो भी तो पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो, तो वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हम लोग ऐसे मतलब काफ़ी रिसर्च के बाद हम लोगों ने ऐसा 2 सॉफ्टवेयर बना लिया है, तो आपको वो सोचना पड़ेगा कि वो कैसा हो सकता है। आप चौथा होती है कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हाई टिकट वाली। ये हाई टिकट वाली क्लाइंटेज कहाँ से मिलेंगे? नॉर्मली 3 ही तरीका होता है। पहला होता है कोई भी गवर्नमेंट पोर्टल में आप लिस्टेड हो जाओ, वहाँ से काम उठाओ। वो हमेशा से चैलेंजिंग रहा है, इसलिए मैं पर्सनली इस पर ज़्यादा टाइम या एनर्जी नहीं लगाता हूँ। दूसरा होता है प्लेटफॉर्म जैसे कि फाइबर, अपवर्क, ये सारे जगह पे लिस्टेड हो जाओ। यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या है कि जब आपकी कोई एक न्यू स्टार्टअप है तो वहाँ पे ना मतलब चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट देता है वो लोग अपनी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे तरीके से लिख देता है। अब क्योंकि वहाँ पे अच्छी तरीके से रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है तो वहाँ पे बिजनेस कंसल्टेंसी देने वाली जो चीज़ होती है वो वहाँ पे लैग होती है, तो वहाँ से काम मिल पाना नया कंपनी को बहुत ज़्यादा ही टफ है। और जो थर्ड होती है वो हम लोग फॉलो करते हैं, जिसका मैंने नाम रखा है डिमांड क्रिएशन करना लोकल जगह के अंदर। जैसे कि हमारी कंपनी रांची पे लोकेटेड है,
तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ कि दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में क्या क्या टाइप के स्टार्टअप चलता है वहाँ पर, और मैं बहुत अच्छे से समझना चाहता हूँ। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल समझते हैं हम, कार वाश की कंपनी। तो वहाँ पे क्या है कि आप घर बैठे बैठे ऐप से डाउनलोड करोगे, देन बंदा आकर आपका घर में ही कार साफ़ करके चला जाता है। तो उसमें आप वन टाइम भी आप बुला सकते हो या उनसे मेंबरशिप ले सकते हो। तो यही चीज़ जब मैं रांची में देखूँगा तो मैं सर्च करूँगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर मेरे को दिखेगा अच्छा यहाँ पे 4 कंपनी तो है जो ये काम करती है, लेकिन चारों को चारों केवल व्हाट्सएप में ही ले रहा है। फिर मेरा दिमाग लगेगा ये सोचना, क्या व्हाट्सएप से लेके ये सक्सेसफुल है या असलियत में इनको ऐप या ऐसा कोई सिस्टम चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होती है ना कि क्योंकि हम आईटी कंपनी है डजेंट मीन कि हम आईटी सब कुछ चिपकाते जाए। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईटी यदि मैं किसी को दे रहा हूँ तो उसका एक बहुत क्लियर और स्ट्रांग नीड होनी चाहिए। यदि वो केवल 10 लोग को ही सर्व कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसमें किस बात का उनको ऐप की या ये सब चीज़ की रिक्वायरमेंट है। वो तो चुपचाप से व्हाट्सएप में लो, बंदा को भेजो, काम करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऐसी चीज़ में ना आपको एज ए बिज़नेस ऑनर या एज ए डायरेक्टर आपके पास वो थोड़ा सा बिजनेस वाली सेंस होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं क्या करता, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जो अभी भी काफ़ी यूनिक है। कैसे कार वाश में जब कोई भी बंदा आता है तो उनका एक जब कोई सोसाइटी में काम करता है तो आकर चला जाता है, ठीक है। तो उनका आने जाने में टाइम लगता है, पैसा लगता है। वो चाहता है कि एक ही सोसाइटी में मुझे मल्टीपल काम मिले। ये एक आइडियल चीज़ है। तो इसमें हमारा एक डायनेमिक प्राइसिंग होना चाहिए जहाँ पे कि जितना लोग एक सोसाइटी से आ रहा है तो उतना पैसा कम लग जा रहा है पर मेंबर को। दूसरी साइड यदि मैं एक मतलब एक फ्लैट में रहता हूँ तो जब मैं इनका पोर्टल खोलता, वेबसाइट खोलता, तो मुझे दिखता अच्छा इनका 3000 का एक मंथली मेंबरशिप चलता है फॉर एग्जांपल। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सोसाइटी का आईडी डालने या सोसाइटी का नाम डालने। जब मैं सोसाइटी का नाम डालता हूँ तब दिखता अच्छा ये हमारे सोसाइटी से 4 लोग करते हैं। अब जाके मेरा 3000 नहीं, मेरा अब 2800 ही जाने वाला है। तो मैं तो काफ़ी खुश हो जाऊँगा। इनफैक्ट ये खुशी में आगे भी बांटूँगा। तो काइंड ऑफ ये एक ऐसा एक बिजनेस बन जा रहा है या ऐसा कुछ बन जा रहा है सिस्टम जहाँ पे कि सोसाइटी में रहने वाले आदमी खुद ही एक सोसाइटी के अंदर ही मार्केटिंग करना शुरू कर दे रहे हैं। तो ये सब दिमाग आपको लगाना है जब बिजनेस ओनर कि क्या एक बेहतर बिजनेस मॉडल हो सकता है जो बड़े सिटी में चल रहा है और जो रांची या जो भी जगह में आप रहते हैं वहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, कंसिडरिंग वहाँ का माइंडसेट, वहाँ का लोकल अवेलेबिलिटी, बहुत सारे फैक्टर के ऊपर। तो ऐसा चीज़ अभी तक हम लोग बना कर ही आइडिया दे देकर ही कुछ क्लाइंटेज मिलते हैं ऐसे जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। चाहे वो हमारे से सर्विस ले ले पूरा का पूरा या हमारे साथ वो जॉइंट वेंचर कर ले या कोई हाइब्रिड मॉडल में आ जाए, जैसे भी बनता है। तो ये सब पर आपको दिमाग लगानी पड़ेगी। आज के टाइम पे यदि आप सोचोगे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पैसा कमाना, डैट इज़ वेरी टफ। बहुत सारी कंपनी से रांची के अंदर या किसी भी जगह के अंदर, लोकल जगह में तो पैसा कमाना इतना टफ है। बाहर में जाओगे आप ओपन मार्केट में नॉर्मल तरीके से एकदम धक्का खा के आने वाले हो। ये आपको सक्सेस मिलेगा भी, लेकिन वो सक्सेस का जो वैल्यू होता है वो बहुत छोटा रहेगा, प्लस बहुत छोटा टाइम के लिए रहेगा। तो ये चीज़ जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया, तो वो सब चीज़ यदि आप फॉलो करते देन मेरे हिसाब से आपका स्टार्टअप का सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और मेरा ये सपना भी है कि मैं अपना स्टार्टअप को तो सक्सेसफुल करूँ ही करूँ, एक अच्छे लेवल पे एक एमएनसी खोलूँ, मतलब कम से कम 5-6 कंट्री में हमारा एक फिजिकल ऑफिस हो, लगभग 30-40 कंट्री में हमारा काम हो रहा है। अभी तक हम लोग 3 कंट्री में काम करते हैं, 80 से ऊपर क्लाइंट है, विच इज़ नॉट ए बैड थिंग। लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रो करना है मुझे इसको। तो मेरा दूसरा सपना ये भी है, हमारी कंपनी को ग्रो करने के साथ साथ मैं एटलीस्ट 100 स्टार्टअप को हेल्प करना चाहता हूँ। अक्सर ये होता है ना कि यदि आप सही टाइम पे जो आपसे बस थोड़ा सा ऊंचा है उनसे आप कंसल्टेंसी लेते हैं तो आप काफ़ी सारे ऐसे स्टेप नहीं करेंगे जो आप गलती से करने वाले हैं अभी। तो ये चीज़ मैंने शुरू किया है।
तो आप चाहे यदि आप इंटरेस्टेड है कंसल्टेंसी लेने के लिए, दिए गए आप फॉर्म को आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूँगा कैसे एक काफ़ी डेंस मार्केट के अंदर भी $1 मिलियन बिजनेस प्लान एग्जिस्ट कर सकती है, और कैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीप थिंकिंग करते हैं हम, और कैसे बिजनेस आइडिया लाते हैं खुद के स्टार्टअप पर। तो ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।